नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। ये हमारा वन शॉट सीरीज़ का जो है वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले हमारा बिहार स्पेशल का, ईवीएस का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का और अभी जो है फिजिक्स का वीडियो जा चुका है हमारे चैनल पर। और इन सारे वीडियो का सबसे बड़ी खास बात क्या है कि सारे पीवाईक्यू को हम डिस्कस करते हैं जब से बीपीएससी हो रहा है, अभी तब से लेके अभी तक, और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर कोई टॉपिक आ जा रहा है उस टॉपिक को हम कंप्लीट आपको डिस्कस कर देंगे ताकि आपको एग्जाम में जो आएगा तो वहाँ से आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। यानी कुल मिला जुला कर मान के चलिए केमिस्ट्री ही कवर हो जाएगा। पूरा केमिस्ट्री के सिलेबस को भी यहाँ मैं साथ ही साथ कवर कराऊंगा पीवाईक्यू के साथ। जो भी 72वीं बीपीएससी देने जा रहे होंगे या फिर टीआरई 4 या फिर कोई भी एग्जाम देने जा रहे होंगे, वहाँ उनके लिए कोई प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि जो एक क्वेश्चन है इसमें फ्रूट्स का पकना हो गया, बर्निंग ऑफ कोल हो गया, सेटिंग ऑफ सीमेंट हो गया, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट करेक्ट होगा उसमें, तो उसको आप सुधार थोड़ा सा कर लीजिएगा। और रही बात इसका वन शॉट का, एक मेरा प्लेलिस्ट बना है, वहाँ जाकर हमारे बाकी वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो जस्ट फिजिक्स का अभी गया है, जाकर देख सकते हैं। इसके बाद जो है बायोलॉजी का आएगा, उसके बाद से फिर से एक और 2 वीडियो आएंगे आपको, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जिसमें प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से कौन सी रिएक्शन है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कंप्लीट आपको जानेंगे कि किसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है। आज तक यहाँ से सवाल नहीं पूछे गए थे केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर से, लेकिन यहाँ पूछा गया है, तो इसको मैं डिटेल्ड में आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसको अच्छे से हम लोग कर लेंगे ताकि आगे प्रश्न आए तो किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, सारे रिएक्शन को हम समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं कि क्या होता है और कैसे इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें रिएक्शन के कई टाइप्स हमने पढ़ा रखा है, आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें एक है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक टाइप होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, देखिए पता होगा, मैं बार बार कहता हूँ और मैं फ़नी के तौर पे भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आपको बोरियत फील ना हो। जिनको केमिस्ट्री का सी भी नहीं पता होगा ना, उनको भी ये नहीं करना कि हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बोलेगा सर कि एकदम सर एंजॉय करवा रहे हैं, तो बस ये सोच के पढ़ना है, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री नहीं सोचना है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, मेरा वादा है। ठीक है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है, इसको क्या समझना है, सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि मोस्ट प्रोमिनेंट जो आदमी होता है, यानी सपोज करिए अगर कोई लड़का लड़की है, ठीक है, सपोज करिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो और एक कोई और लड़का चला गया, तो हो सकता है कि ज़्यादा दावेदार हो या हो सकता है कि ज़्यादा स्मार्ट हो। अब इस चीज़ को नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, मैं समझाने का तरीका है। तो ये जाएगा तो बेचारा इसके बगल में इसका जो बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है, इसको हटा के क्या करेगा, इसके जगह पे खुद बैठ जाएगा और इसको बेचारा हटा देगा। अब हटा देगा तो भाई साइड में जाकर बैठेगा ना ये वाला, तो साइड में जाकर बैठ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर कोई कंपाउंड है, सपोज करिए कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है और Fe है, ठीक है, आयरन है, तो कॉपर सल्फेट में इसमें देखा जाता है ना, फर्स्ट वाला जो है इसका और इसका कंपेयर किया जाता है कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है, मतलब ज़्यादा प्रतिक्रिया करने वाला कौन है। समझ रहे हैं ना। अब ये ज़्यादा प्रतिक्रिया वाला समझ में कैसे आएगा, आपको कहिएगा क्या सर हमको कैसे समझ में आएगा। सिंपल सी कई चीज़ें हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, जैसे कि चांदी यानी कि सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का आप गहना क्यों पहनते हैं, पायल पहनती है लड़कियाँ, या फिर कई लोग चैन भी पहनते हैं, तो इसलिए यूज़ किया जाता है ना, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। रिएक्टिव मतलब कि किसी से अभिक्रिया कर लेना, किसी से रिएक्शन कर लेना, ऐसे छोड़ दिए तो इसीलिए देखना कि काला कम पड़ता है, काला पड़ता है लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन आयरन जो होता है ना वो ज़्यादा, देखिए लोहा कहीं रख लिया तुरंत जंग लग जाता है, लोग कहते हैं मोर्चा पकड़ लिया, ठीक है, तो रिएक्टिव ज़्यादा है इसीलिए। तो अगर कॉमन सेंस भी लगाइएगा तो सामने वाला ये समझ जाएगा कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है इससे, तो ये डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन इसका तरीका होता है पहचानने का, कई लोग नहीं बताते हैं, पहले उस तरीके को बता देते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल में उसका दे रखा है आपका लिस्ट, उस लिस्ट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला नीचे वाला आपको समझ में आ जाएगा। इस लिस्ट को चेक करिएगा तो देखिए ऊपर जो है ना, ऊपर से नीचे आइएगा तो रिएक्टिविटी घटती है, यानी कि अभिक्रियाशीलता घटती है, यानी कि जो ऊपर एलिमेंट तत्व है ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब अगर प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होता है, तो पोटेशियम होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, तो इनकी तो बात ही नहीं की जाएगी। ये तो तुरंत किसी के सामने आएंगे, तुरंत क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो रिप्लेसमेंट इसकी हाई होती है। तो दोनों जो एलिमेंट दिया होता है, सपोज करिए यहाँ पे Fe दिया था, यहाँ पे CuSO4 दिया था, तो दूसरे की नहीं, इस दोनों का कंपेयर करेंगे ना कि इसमें ऊपर कौन है। तो अगर कॉपर और फेरस में देखिएगा तो कॉपर को देखिए तो कॉपर यहाँ पे है और फेरस आयरन यहाँ पर है, इससे ऊपर है ना, तो मोस्ट रिएक्टिव है, यानी कि जो
इसके ऊपर होगा ऊपर वाला, याद है ना कि जो ऊपर वाला होता है मोस्ट पावरफुल होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो होगा मोस्ट पावरफुल होगा, तो ये Fe जो है ज़्यादा पावरफुल है, ऊपर है इसके तो लिस्ट में। अब कहिएगा सर इतना लिस्ट अगर याद हो सके तो याद करिए, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। सोना चांदी, ये तो नीचे गोल्ड आयरन होता ही है, Hg, ये 3 को ऐसे ही याद रखिएगा। बाकी कॉपर और फेरस को लेकर खूब पूछता है, आयरन को लेकर। तो कॉपर आयरन में बस इतना याद रखिएगा कि आयरन जो होता है ऊपर होता है और कॉपर जो होता है नीचे होता है। तो कभी आयरन जो होगा ये ज़्यादा पावरफुल है तो कॉपर को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। इसके बाद से आप याद रखिएगा Ag वगैरह नीचे होता है तो ये रिएक्टिव नहीं होता है, और Ag से नीचे क्या होता है, Fe इसके सबके ऊपर होता है। तो बार बार Fe लगाता है क्वेश्चन में यहाँ पर, ठीक है। तो Fe ऊपर होता है इन सब से, थोड़ा सा याद रखिएगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें हमने क्या देखा था कि Fe और कॉपर में हमने देखा था कि इससे Fe जो होता है ऊपर होता है, तो भाई इसका ज़्यादा ये पावरफुल है, स्मार्ट ज़्यादा है, तो इसको हटा देगा ना, तो इसको हटा देगा तो इससे सट जाएगा ये, मतलब इसकी वाली ये थी लेकिन ये तो सट गया ये आके, तो क्या बना दिया, ये सटेगा तो क्या बना देगा भाई, Fe यहाँ लग जाएगा, SO4 Fe SO4, और बेचारा ये तो सट गया तो इसको भगा देगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक को हटा के दूसरे पे बैठ जाना, दूसरे की जगह पे बैठ जाना ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। क्लास में भी देखते होंगे जो पावरफुल बच्चे होते हैं, कमजोर बच्चे को बेंच पर से आगे वाले बेंच पर से हटा कहेंगे पीछे जाओ, और हट जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही समझिए। और जिंक और कॉपर का भी देखिएगा, तो जब रिएक्टिव आप देखिएगा इसमें इसका, तो दोनों में देखिएगा, तो जो लिस्ट मैंने दिखाया था उस लिस्ट को चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो उसमें भी देखिएगा ना, तो जिंक ज़्यादा क्या होता है, ऊपर होता है, जिसके कारण क्या करता है, इसको कॉपर को हटा देता है, तो ZnSO4 और ये कॉपर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये सट गया। तो ऐसी प्रतिक्रिया को, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसी पे सवाल आपको पूछा गया था। चलिए, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, सबको देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार, अब आ ही गया है तो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, चलिए इसको डिटेल में आपको हम बात करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि 2 रिप्लेसमेंट होता है इसमें, यानी कि सपोज करिए 2 है यहाँ पर, समझ रहे हैं ना 2 का मतलब, ठीक है, 2 हैं, तो भाई इसका वाला इसके साथ चला गया, इसके वाला इसके साथ चला गया, तो क्या हो गया, रिप्लेसमेंट इंटरचेंज हो गया। तो देखिए ना, इसमें भी यही हो रहा है, इसका वाला सट गया इसके साथ और इसका वाला सट गया इसके साथ, यानी कि सोडियम सटेगा इसके साथ, तो ये बना देगा, आप कहिएगा Cl2 यहाँ क्यों नहीं है, अरे भाई ये बैलेंस किया जाता है, केमिस्ट्री का नियम है, तो वैसे आप चाहिएगा वैसे नहीं होगा, लेकिन इसी से मिलता जुलता है कि नहीं, NaCl2, दोनों में 2 था तो ये कट गया, तो 2 यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आ गया, तो NaCl इसके साथ आ गया। अगर ये सटेगा इसके साथ तो क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ चला जाएगा। तो यानी 2 रिप्लेसमेंट होना, इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये, अलग फेंक नहीं रहा है इसको, एक दूसरे पे बैठ जा रहा है, एक दूसरे की जगह पे बैठ जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देके पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। और एक नीचे आप देखिएगा तो इसमें एक उपचयन एवं अपचयन होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। तो मैं बता दूँ उपचयन अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। देखिए, किसी चीज़ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ केवल कॉपर अकेले था, इससे ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन अगर इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। और यहाँ देखिएगा तो COO था, लेकिन यहाँ तो CO में क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया, यानी कि ऑक्सीजन जहाँ घटता है, डिक्रीज़ करता है, वहाँ रिडक्शन होता है, जहाँ इंक्रीज़ करता है, ऑक्सीजन जुड़ गया ना, नहीं था यहाँ पे, तो उसको बोलता है ऑक्सीडेशन। यहाँ से हट गया तो बोलेंगे रिडक्शन। लेकिन ये जो प्रतिक्रिया है ना, एक तरह का क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। ये रेडॉक्स रिएक्शन क्यों, क्योंकि दोनों होता है इसमें। देखिए ना, एक जगह क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन में क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो एक में तो ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और इसमें ऑक्सीजन का कम हो जा रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन। और जहाँ दोनों रिएक्शंस होते हैं ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब ऊपर आते हैं, 2 रिएक्शन बचे हुए थे। पहला जो है आपका, जिसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे 2 जुड़ के, 2 अगर कोई जुड़ के अब कोई बड़ा बना दे, उसको कॉम्बिनेशन कंबाइन कर जाए। जैसे कि इसको देखिए ना, कार्बन और ऑक्सीजन, ये 2 अलग अलग था ना, बड़ा बना के CO2 बना दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। प्रश्न पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, और दे देगा 3-4 को जो टूटने वाला रहेगा। फिर यहाँ पे देखिएगा ना, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, अनबूझा चूना। अनबूझा का मतलब सिंपल सी बात समझो ना यार, कि जो घर को रंगाई के लिए जो खड़ा खड़ा ढेला की तरह लाते हो ना, ईंटा की तरह जो चूना होता है, उसको बोलेंगे अनबूझा यानी क्विक लाइम कहा जाता है। और उसमें जब पानी डालते हो ना घर की पुताई करने के लिए, तो जब पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या बन जाता है, बूझा चूना।
अरे भाई पानी डालोगे तो बुझ जाएगा ना, वो किसी चीज़ में पानी डालते हो तो बुझ जाता है। इंग्लिश में स्लैक लाइम कहा जाता है। तो ये प्रश्न एक बार पूछा हुआ है 67 बीपीएससी जो कैंसिल हो गया कि इस कौन सा अनबुझा चूना है, कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो ये अनबुझा कहते हैं, इसको यानी क्विक लाइम कहते हैं। और जो पानी जिसमें पड़ जाता है CaOH का होल ट्वाइस, जो रंगने के लिए वाटर के मिला लेते हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्लैक लाइम बोला जाता है। और जब मिलाओ तो हीट निकलेगा ही। याद रखना यहाँ से और एक रिएक्शन बन जाता है, जिस रिएक्शन में हीट निकलता है उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी यानी कि इंग्लिश में कहा जाता है क्या, एक्सोथर्मिक। क्या कहते हैं भाई, एक्सोथर्मिक। तो ये प्रश्न पूछा गया है 70 बीपीएससी में कि इसमें से कौन सा एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो आप कहेगा सर संयोजन पढ़ा रहे थे आप भाई, लेकिन इसी का अंतर्गत एक ये सब आ जाता है। ये किसी रिएक्शन में हो सकता है एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, ठीक है। लेकिन ये आपका कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल बताए। अगर हीट निकलेगा नहीं, अगर हीट उसमें सूख लेगा, ठीक है, यानी ऑब्जर्व हो जाएगा, तो कहेंगे ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इंडोथर्मिक कहा जाता है। क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक कहते हैं। तो इन सारी बातों को याद रखना है आपको। वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, देखिए संयोजन में जुड़ रहा था, कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा था, लेकिन डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना। तो देखिए ना CO3 जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हिट देंगे तो क्या होगा, ये टूट के दो वो नहीं हो गया, वहाँ उल्टा हो रहा है कि नहीं। पहले ये दो जुड़ के बड़ा बन रहा था ऊपर वाले में कॉम्बिनेशन में, इसमें क्या हो रहा था कि एक बड़ा टूट के दो छोटा छोटा में बन रहा है। इसको बोलते हैं क्या, लाइमस्टोन। और इस रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोनों एग्जाम्पल देगा तो समझिएगा ना, फाइंड कर लीजिए कौन क्या है। और देखिए फेरस सल्फेट है, ये भी टूट के क्या बना दिया आपको, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये भी टूट रहा है, जरूरी नहीं दो ही में टूटेगा, 3 4 कितना में भी टूट सकता है, बस टूटना चाहिए। तो दोनों में आप अंतर समझ लीजिए, डिस्प्लेसमेंट आपने समझ लिया, सब कुछ समझ ही लिया। तो एक चैप्टर एनसीईआरटी का आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ से। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, उस प्रश्न को पहले देख लेते हैं। आते हैं इस प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा इसमें से विस्थापन। विस्थापन में क्या हो रहा था भाई, एक को हटा के दूसरा बैठ जा रहा था और एक को बाहर फेंक दे रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करना है कि सर कैसे पता चलेगा। आप देखिए, जो लोग नहीं पढ़ेंगे उस तरह से वो पता चल जाए। देखिए AgNO3 और इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कॉपर। तो अब कैसे पता चलेगा कौन, भाई इस तरह का रिएक्शन और भी ना है, इसमें सिल्वर है, Ag है। तो अब इसमें ये रिप्लेस करेगा कि ये देखिए, इसमें देखिएगा ना, तो आपको इसमें देखिएगा तो सबसे मोस्ट फेवरेबल एग्जाम्पल जो होगा क्या होगा आपका, ये वाला होगा। AgNO3 को क्या रिप्लेस कर देगा, कॉपर क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। कॉपर रिप्लेस करेगा, क्योंकि भाई आपने देखा था ना कि सबसे नीचे क्या होता है, सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, सोना होता है, उसके बाद से चांदी होता है, इसीलिए तो गहना पहनते हैं ना। और फेरस आयरन इससे ऊपर था, तो रिएक्टिव है तो क्या करेगा, इसको हटा देगा और क्या बना देगा, ये FeNO3 और Ag को क्या कर देगा, अलग कर देगा। और यहाँ पर देखिएगा एक जगह यहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो भाई सिल्वर नीचे था ना, तो सिल्वर नीचे था तो क्या रिप्लेस कर पाएगा आयरन को, आयरन ऊपर था ना, नहीं कर पाएगा। इसमें भी देखिए तो मैग्नीशियम है यहाँ पर और यहाँ एल्युमिनियम है, तो इस हिसाब से क्या होगा, एल्युमिनियम जो होता है मैग्नीशियम से क्या होता है, नीचे होता है, तो इस हिसाब से रिएक्टिव नहीं है, ये भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ भी सोडियम, देखिए पोटेशियम के बाद से सोडियम था ना, तो क्या कॉपर रिप्लेस कर पाएगा, नहीं, कॉपर नीचे हो जाएगा, सोडियम ऊपर, तो नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, AgNO3 और क्या हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनेशन हेतु उपयोग में आने वाला कैटलिस्ट पूछ रहा है। कैटलिस्ट कौन है, कि निकल कैटलिस्ट होता है। क्या होता है, निकल कैटलिस्ट होता है, ठीक है। और इसमें किस कहिएगा तो इसमें ये निकल कैटलिस्ट होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अमोनिया बनाने में कौन सा मेथड का प्रयोग किया था, हैबर मेथड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई, हैबर मेथड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसमें कौन सा कैटलिस्ट प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा, आयरन कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर कहिएगा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए कौन सा मेथड का प्रयोग करते हैं, तो संपर्क, कॉन्टैक्ट मेथड, 100 से सल्फ्यूरिक, 100 से संपर्क, कॉन्टैक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। और कौन सा इसमें कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं, प्लेटिनम का प्रयोग करते हैं। सारी बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाला पहला व्यक्ति कौन है। फिजिक्स में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जे थॉमसन होगा। और जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पहले हम तो थोड़ा सा इसको बेसिक तौर पर लेकर चलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसमें देखिए तो गोल्डस्टीन का संबंध किससे है, प्रोटॉन की खोज से। लेकिन अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रदरफोर्ड उसका आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो प्रोटॉन का हो जाएगा। वही जेम्स चैडविक ने 1932 में किसका खोज किया था, न्यूट्रॉन की खोज किया था, ठीक है। इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम एक बार क्या करते, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा रुक के।
अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, निम्न में से कौन सा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो हमने अभी पढ़ाया था ना, देखिए सेम 17th का ये भी क्वेश्चन है। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, हीट क्या करता है, निकलता है। तो इसमें देखिएगा तो वाष्पीकरण में नहीं होगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा ना, इसमें देखिएगा ना, पूरा भाप की तरह क्या करता, निकलता रहता है। तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है। और बिना बूझे हुए चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, अब भाई बिना बुझा हुआ चूना को डालिए, इसमें पानी डालते हैं, इसकी भाई से करके जलता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा इसमें से भी निकलेगा, हीट इसमें से भी निकलेगा। तो सेकेंड और थर्ड क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल। एंडोथर्मिक क्या होता है, हीट ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट के धातु का अयस्क है। देखिए ओर्स ये पूछ रहा है कि ओर्स जो है, कोरंडम और क्रायोलाइट जो है, किसका ओर्स है। तो देखिए जितने ओर्स है ना, एक बार हम आपको रिकॉल करवा दे रहे हैं सबको, आप सुन लीजिएगा केवल, बाकी आगे के लिए नोट्स टाइप का हम बनाए हुए उसको आपको दिखा देंगे। याद रखिए क्रायोलाइट जो है और कोरंडम जो है, एल्युमिनियम का क्या है, ओर्स है, ठीक है, एल्युमिनियम का है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर आयरन का पूछा जाए तो आयरन का सेम 17th में ही सेम पूछ दिया है। आयरन का इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आपको आयरन का ओर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, सीडेराइट, ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सुन लीजिए पहले, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये किसके हैं भाई, आयरन के हैं। तो इसका तो एल्युमिनियम आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कई बार आपको टीन के भी पूछा जाता है कि जो एसेन होता है इसका क्या होता है। तो टीन के भी होते हैं, आपको कई ये हो जाते हैं, टीन के भी होंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है हम थोड़ा सा उसको देख लें। सोडियम का क्या होता है, चिली, साल्ट, पीटर और बोरेक्स। बोरेक्स किसका ओर्स है, तो आप कहिएगा सोडियम का ही है, ठीक है। एल्युमिनियम के इसके अलावा देखा जाए तो बॉक्साइट सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए तो बॉक्साइट के अलावा आपने देखा था, कोरंडम देखा था, क्रायोलाइट देखा था, फेल्सपार जो होगा वही वो भी होता है, ठीक है। ये सारे किसके हो जाएंगे, आपके जिसके हो जाएंगे, ठीक है। अगर आगे देखा जाए और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, कैल्शियम का क्या होता है, जिप्सम होता है, फ्लोरस्पार, फेल्सपार था ये, लेकिन कैल्शियम का क्या हो जाएगा, फ्लोरस्पार होता है और सिलिकेट होता है, ठीक है। कॉपर का क्यूपराइट होता है, सब कोई जानता है। सिल्वर का रूबी सिल्वर होता है। सोना का कल्वेराइट, सिल्वेनाइट। सोना का क्या होता है, कल्वेराइट, सिल्वेनाइट। कल्वेराइट, सिल्वेनाइट किसका होता है, सोना का होता है। जिंक का क्या होता है, जिंक ब्लेंड और कैलामाइन होता है, ठीक है। पारा Hg का क्या होता है, Hg का क्या होता है भाई, सीने बार, इंपॉर्टेंट है। Hg का क्या होता है, सीने बार, ठीक है। सीने बार क्या होता है, Hg का होता है, ठीक है। आगे देखिएगा तो लेड का गैलेना होता है, लेड का क्या होता है, Pb का गैलेना होता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये सब ये ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देख रहे हो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट। पहली बार आर्टिफिशियल एलिमेंट बना कौन था, तो इसको हम लोग टेक्नीशियम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, TC इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से फर्स्ट टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मेलामाइन का एक उदाहरण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप कि उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। देखिए सबको पता है NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। लेकिन आपको अगर कहा जाए कि तुरंत अगर विकास चाहिए, तुरंत डेवलपमेंट चाहिए अगर पौधों में, तो उसके लिए फास्फोरस का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न दिख रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, इसमें किसमें मतलब हम क्या करते हैं, सोडा अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक मतलब आपको पता है ना कि फायर ब्रिगेड वगैरह में, तो आप पढ़िएगा NCERT में ही पढ़िएगा, एसिड बेस साल्ट वाला में, तो उसमें क्लियरली दे रखा है आपको कि इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, ये हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन। यानी कि तनु का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट होता है, और सांद्र का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए थोड़ा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। अभी हमने कहा था कि हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये सब किसका है, ये लोहा का होता है। तो इसमें लोहा का क्या हो जाएगा, लिमोनाइट हो जाएगा। बॉक्साइट किसका होता है भाई, बॉक्साइट हो जाएगा एल्युमिनियम का। सीने बार किसका हो जाएगा, ये पारा का हो जाएगा।
और पाइराइट्स आपको पता ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब ये हो गया कि गैसों के द्रवीकरण का मतलब कि अगर गैस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपका लिक्विड में। देखिए कि एलपीजी वगैरह में तरल में हम कन्वर्ट करके रखते हैं उसमें, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को लो करना पड़ता है और प्रेशर को क्या करना पड़ता है, हाई करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, कई ऑप्शन दिख रहा है कि निम्न तापमान, कम दाब, क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो कम तापमान और उच्च दाब इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार इसमें कौन सा नियम क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आप सिंपल सा इसका क्या कर सकते थे, आपका ये एलिमिनेट करके आपके 9th क्लास का है बता सकते थे। देखिए रेडियोधर्मिता कभी होगा नहीं डाल्टन में, तो ये कट जाएगा। तो 3 जिसमें नहीं होगा, 3 जिसमें होगा वो ऐसी ऑप्शन क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो कट गया, तो ऑप्शन क्या बचा, सी राइट बचे, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा इस संगठन का नियम और चौथा बहु अनुपात का नियम। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में अस्रावित होता है, यानी कि हमारा जो पाचन होता है उसमें हम किस एसिड का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, HCl का प्रयोग करते हैं, HCl का यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो PYQs पूछे गए हैं बाइलिंगुअल तौर पे क्वेश्चन होगा। अब इंग्लिश ही ज़्यादा क्या होता है, ईजी होता है। तो चलिए आप लोग इसको देख लेते हैं। करें निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको इसमें न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी एलिमेंट को अगर लिखते हैं ना, तो ऊपर उसके मूडी पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपको एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान संख्या, और जो नीचे होता है उसको परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो एक होता है H11, ये 2 और ये 3 होता है। तो पहले वाले को निकालिएगा। देखिए कभी भी न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाला क्या होता है, एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हो गया। और इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो अगर आपको निकालना है इसमें से न्यूट्रॉन निकालना है, यहाँ प्रोटॉन है, तो क्या करेगा, ऊपर वाले में से इसको घटाने पे क्या निकल जाता है, न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो एक में से एक घटाइए, कितना हो जाएगा, 0 न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, हाइड्रोजन होता है ऐसा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में डिटेल में, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इससे पहले आपसे सवाल पूछा जा सकता है एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड टू एटॉमिक नंबर, यानी किसी चीज़ का द्रव्यमान अगर संख्या, अगर परमाणु संख्या पूछा जाए तो परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं। इसको क्या होता है, जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं ना, उतना ही क्या होता है। जैसे देखिए 3 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या होते हैं, किसी एटम में होते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना होगा ना, जितना परमाणु प्रोटॉनों की संख्या होगी, वही हमारा क्या होता है, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा ना, जितना प्रोटॉन होगा ना उतना ही क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं दिया हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, डायरेक्ट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं दोनों, यानी कि एटॉमिक नंबर वही होगा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हर जगह बराबर होते हैं। एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़िएगा तो आपको क्या निकल जाता है, एटॉमिक मास निकल जाता है। और ये होते कहाँ पर हैं, ये न्यूक्लियस में होते हैं, नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ होता है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं अगर, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की अगर मास की बात किया जाए तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg में, अगर ग्राम में पूछता तो -28 हो जाता है, 1000 से हम गुणा कर देते। याद रखिएगा कि कहा जाता है प्रोटॉन का जो मास है ना, इलेक्ट्रॉन का मास है जो प्रोटॉन की तुलना में 1/2000 गुना कम है, यानी कि बहुत ही कम होता है इलेक्ट्रॉन का इसके कंपेयर में। ठीक है, अब बात करें तो क्योंकि माइनस में है ना, इसकी खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। यानी कि प्रोटॉन का अगर चार्ज पूछा जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, और इसका मास की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻27। अगर ये ग्राम में पूछा होता तो -24 ग्राम हो जाता है। इसकी खोज किसने किया था, देखिए NCERT के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड याद रखिएगा, लेकिन नॉर्मल गोल्डस्टीन, अगर दोनों रहता है तो रदरफोर्ड को लीजिएगा, लेकिन अगर कोई नहीं रहता है तो गोल्डस्टीन होगा तो उसको ले सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं न्यूट्रॉन की, बात करते हैं न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि उदासीन न्यूट्रल होता है, और इसका भी वही वेट होता है जितना प्रोटॉन का। तो वेट कभी पूछा जा सकता है कि दोनों का क्या होता है, लगभग इक्वल होता है। 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम में पूछे तो -24 ग्राम हो जाएगा। इसकी खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने किया था। अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं डिटेल में।
देखिए, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने की बात किया जाए, कई बार पूछ दिया एग्जाम में, तो देखिए किसी भी एलिमेंट का, जैसे क्लोरीन लिखा हुआ है 1735 लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो नीचे लिखा रहता है नंबर ऑफ, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और ऊपर वाला जो होता है एटॉमिक मास होता है, यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है भाई, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के, यानी कि 35 क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। अगर यहाँ से कोई फाइंड करने के लिए आपका है कि सर इसमें से हमको बता दीजिए, ये 17 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 17 हो गए, लेकिन अगर कोई पूछ दिया कि इसमें से हमको न्यूट्रॉन बता दीजिए कितना होगा, तो सिंपल से याद रखिए कि 35 में से ये 17 घटा दीजिएगा, 35 माइनस 17 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, 18 होगा क्या, 18 हो जाएगा। कैसे होता है भाई, क्योंकि p प्लस एन है ना, और यहाँ n है, तो हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ p प्लस एन है और यहाँ क्या है p है, तो हमको n निकालना है, तो n p में से इसको घटा दीजिए इधर वाले से, तो निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा ऐसा नॉर्मल याद रखिएगा। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, इस मुड़िया पे दिया रहता है, नीचे वाला में घटा देते हैं, तो न्यूट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, अब आइसोटोप्स क्या होता है, समस्थानिक क्या होते हैं, कि जब एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं ना, तो इसको क्या बोला, समस्थानिक। जैसे कार्बन का आपने पढ़ा होगा C6 यहाँ और ये 12, C6 14। हाइड्रोजन का आपने देखा प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, तो ये क्या है, सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है ना। हाइड्रोजन वाला में देखिएगा, कार्बन वाला में इसका एटॉमिक नंबर सेम है ना, लेकिन मास क्या है दोनों का अलग है, इसका 12 14, इसका मास 1 है 2 है 3 है, अलग अलग है। तो जिस चीज़ का, अगर जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास अलग अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटॉप्स, यानी कि समस्थानिक कहते हैं। समभारिक क्या होता है, सॉरी समस्थानिक इसको भारिक होगा, आइसोबार कहते हैं। तो समभारिक क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाएगा, समभारिक मतलब बराबर भार, यानी कि आइसोबार, आइसो मतलब बराबर और बार मतलब भार, यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो बार कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर कभी पूछा जाता है तो यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए प्रश्न क्या पूछा था, पहला का क्या आंसर होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। दूसरा है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। ठीक है, अगर दूसरे तौर पे देखा जाए कि द पार्टिकल्स दैट कैन बी एडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ ए एटम व्हाइल कीपिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज अनचेंज्ड आर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। यानी कि न्यूट्रॉन ही डिसाइड करता है कि क्या होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक मास किसी का क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो इक्वल हो जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन इज राइट आंसर। 2 का क्या होगा, एक करेक्ट आंसर होगा। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ ए सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। भाई सेंटर में क्या होता है, अभी हमने बोला था ना कि इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, तो सेंटर में क्या हो जाएगा भाई, तो सेंटर में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो कहाँ होगा, प्रोटॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, यानी कि मोर देन 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर थर्ड का क्या हो जाएगा, देखिए वो तो होता मोर देन 1 होता है, लेकिन क्या होता है नहीं पूछा, उसको क्या कहा जाता है पूछा, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। हम अभी बोल रहे थे न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें होते क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर, क्या हो जाएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा, उस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से अगर देखिएगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक। परमाणु नाभिक के अवयव है, कह रहे कि न्यूक्लियस के अवयव, मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये ऑर्बिट में ना इलेक्ट्रॉन होता है, तो न्यूक्लियस पूछा है, तो न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन प्लस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ते हैं, नहीं तो इसमें आप गलती कर सकते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। अब गलत कथन में कह रहे हैं कि हिंदी में कह रहे हैं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है, कि द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। सबसे पहले तो ये गलत ये दे दिया पहला ही स्टेटमेंट कि नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑर्बिट में होता है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ना, तो पहला ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के स्टेटमेंट पढ़िएगा तो सबका क्या होगा, पर ये दूसरा स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य के बराबर होता है। हमने बोला भी था कि इनका मास जो होता है 1/2000 होता है प्रोटॉन की तुलना में। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सही ये होगा। सी है एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर कहलाता है। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स क्या कहलाते हैं, परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में, कार्बन रेटिंग इत्यादि में प्रयोग करते हैं। सारा सही है, पहला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। फिर न्यूक्लियस की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा,
6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, सी इज राइट आंसर। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की क्रमशः संख्या कितनी है? यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एलिमेंट में दे रखा है कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 दे रखा है इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे रखा है कितना भाई? न्यूट्रॉन्स दे रखा है 20। तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं ना, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएगा। न्यूट्रॉन 20 दे रखा है। तो ये पूछा क्या है प्रश्न में? कह रहे इसका एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, कि द मास ऑफ द मास नंबर, या फिर एटॉमिक मास भी कहते हैं उसको। तो भाई मास क्या होता है? न्यूक्लियस का ही मास होता है ना, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? 20 है, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है भाई? देखिए कितना घुमाया है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन्स दिया है, प्रोटॉन्स नहीं दिया। तो भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर ही होता है ना, तो 18 ये भी होगा। तो 20 और 18 जोड़ दिए कितना हो जाएगा? 38 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 7 का क्या होगा? सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्या होगा कि इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जोड़ने पे क्या होता है? हमारा मास नंबर आता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का क्या होता है? योग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। जितना हमने पढ़ा सब सेम सेम जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या कितना काम कर रहा है? नीचे वाला क्या होता है भाई? नीचे वाले को एटॉमिक नंबर कहते हैं, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये कह सकते हैं इसको। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि एटॉमिक मास होता है। ये पूछा है क्या प्रश्न में? न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है। हमने बताया था कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दीजिए, यानी 242 में से 94 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फाइंड करिएगा तो मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या है? 148 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज चार्ज फ्री। तो चार्ज फ्री कौन होता है इसमें? तो हमने पहले भी बताया कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाई ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सॉरी, इसका कह रहा है ये कुछ का है, कुछ और ही रहा है। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये नहीं कह रहा क्या निकलता है, निकलता तो तीनों है, यानी कि अल्फा बीटा गामा निकलता है, लेकिन इसमें कह रहे कि पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है? तो इसमें देखिए तो पॉजिटिवली चार्ज इसमें क्या होता है? अल्फा होता है। क्या होता है? अल्फा क्या होता है? इसमें पॉजिटिव होता है। बीटा पे क्या होता है? चार्ज पूछा जा सकता है, यानी कि बीटा को इलेक्ट्रॉन समझ लीजिएगा, अल्फा को क्या समझ लीजिएगा? प्रोटॉन समझ लीजिएगा। और गामा जो होता है ना, क्या होता है? गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद आप रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है प्रश्न का? करे कि आइसोटॉप एंड एलिमेंट आर डिफरेंट। आइसोटॉप में क्या होता है भाई? आइसोटॉप में क्या होता है? इज ए मास नंबर। क्या अलग होता है भाई? तो इसके द्रव्यमान संख्या अलग होता है, लेकिन आपका परमाणु संख्या क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होगा समस्थानिक में आइसोटॉप में, लेकिन क्या होगा? मास नंबर क्या होगा? अलग होता है। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? न्यूक्लियर फिजन इज काउज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम टाइप ऑफ एटम फाउंड। तो इसमें किस में होगा भाई? तो आपके न्यूट्रल एटम में क्या होते हैं? सेम टाइप होते हैं। न्यूट्रल एटम कहने का मतलब कि प्राकृतिक रूप से जो तत्व मिलते हैं ना, उसमें क्या होता है? एक ही तरह की चीज़ें मिलती हैं, उसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं, उसमें डिफरेंट कुछ नहीं होते हैं, यानी कि नेचुरल एलिमेंट्स में। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? सेम वही प्रश्न पूछ दिया जिसको मैंने बोला था। मैंने बोला कि बीटा पे क्या होता है भाई? फिर से सुन लीजिए। बीटा पे क्या होता है? बीटा पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। अल्फा पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और गामा पे क्या होता है? आपका चार्जलेस होता है। यानी कि गामा को न्यूट्रॉन समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन बीटा को समझ लीजिए, और इसको क्या समझ लीजिए? प्रोटॉन समझ लीजिए। तो प्रश्न क्या पूछा है? पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव चार्ज पूछा है। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? बीटा, यानी कि 15 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन इज द ट्रू फॉर मेटालिक एलिमेंट। इसमें मेटालिक एलिमेंट का निकालना है कि किसके लिए आपका करेक्ट होगा। तो आप जोड़िएगा तो सबका जोड़िएगा, 8 2 10 नियॉन, हाँ 8 7 15 17 क्लोरीन, नॉन मेटल हो जाएगा 8 8 16 और 2 18, ये भी क्या हो जाएगा? नॉन मेटल हो जाएगा। 8 8 16 2
18 2 20, 20 किसका होता है भाई? कैल्शियम का होता है ना शायद, देख लीजिए एक बार। कैल्शियम हो जाएगा, तो कैल्शियम क्या एक तरह का मेटल है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, तो जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट हुज एटम हैज 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन से तो कोई मतलब ही नहीं भाई। मास नंबर होता है क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना कह रहा है? 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का रहा है, 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का रहा है, यानी कि उसका मास नंबर क्या हो जाएगा? मास नंबर क्या हो जाएगा? 4, 2 2 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, यानी कि एन आइसोटोप ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज न्यूक्लियस इन विच? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्या होगा? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम कहने का मतलब एटॉमिक मास सेम, ठीक है, बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? अलग होते हैं, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या तो वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम होंगे लेकिन न्यूट्रॉन बदलेंगे तो एटॉमिक मास बदल जाएगा, और एटॉमिक मास बदलेगा और एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो क्या कहेंगे? उनको आइसोटॉप कहते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा? बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलाइड कण के आकार की सीमा क्या होती है? कोलाइड का कण का जो आकार की सीमा होती है, पूछा है क्या होती है? तो देखिए ये प्रश्न जो है ना थोड़ा सा घुमा के दिया था, सेंटीमीटर में दे रखा है हर जगह, लेकिन ये दे दिया है किस में? मीटर में दे रखा है। तो इसका क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 10 के पावर -7 मीटर से लेके 10 के पावर -10 मीटर। अगर आपसे मैं पूछता कि अगर इसको कन्वर्ट करना होता हमको किस में, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता तो क्या होता कि 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से लेके 10 के पावर -7 सेंटीमीटर ये हो जाता, क्योंकि आपको पता है कि उसको कन्वर्ट करेंगे अगर तो किस में जाएगा? तो कई लोग ऑप्शन नंबर क्या मार दिए? डी वाला मार दिए, लेकिन डी नहीं होगा, ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि मीटर में दे रखा है, लूसेंट वगैरह में सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए, आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित एक विधि है। अब क्या प्रश्न पूछ रहा है भाई? तो आधुनिक परमाणु प्रतीक, अरे इंग्लिश पढ़िए ना। मॉडर्न न्यूक्लियस सिंबल बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ द प्रपोज्ड भाई। अरे जो सिंबल जो दिया गया था एलिमेंट वाला, किसने दिया था भाई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बार्जेलियस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न करें, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द लार्ज एटॉमिक रेडियस? इसमें कंपेयर अगर करिएगा तो बोरॉन का होगा, क्योंकि आपको देखिएगा तो ऊपर से नीचे आने के बाद से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, किसमें? आपको पीरियोडिक टेबल में उस हिसाब से निकालिएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? बोरॉन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको कर रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? यानी कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द nth स्टेबल ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम प्रोपोर्शनल टू? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, n²। आपको पता होगा n² के रूप में हम लोग देते हैं, ठीक है, क्योंकि nवें का रद्द 2n² बट्टा करिएगा तो n² 1/n² आ जाएगा। चलिए, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखिए, दो चीज़ होता है, केमिकल चेंज होता है, एक फिजिकल चेंज होता है। तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक बार चेंज होने के बाद दोबारा वो रिवर्सिबल नहीं होता है, लेकिन फिजिकल चेंज में क्या होता है? दोबारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको फिजिकल चेंज की बात करते, देखिए मोमबत्ती का जलना में दोनों होता है, ठीक है, केमिकल फिजिकल दोनों होता है, ठीक है। अगर बर्फ़ का पिघलना कहा जाए तो ये भी क्या है? आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो ये सारा फिजिकल चेंज है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सब्जी का बन जाना, कागज़ का जल जाना, जंग लगना, ये दोबारा प्राप्त नहीं होते हैं, तो सारा क्या है? केमिकली चेंज है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द फिजिकल चेंज, कह रहा है ना। तो ऑप्शन इसका फिजिकल चेंज वाले का क्या हो जाएगा? व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ द फिजिकल चेंज? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डाइल्यूट शुगर, पानी में चीनी का घुलना। अब इसको इसलिए ले रहा है क्योंकि मोमबत्ती दोनों में आ जाता है, तो इसीलिए पानी में चीनी का घुलना फिर दोबारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो डाइसोल्यूशन ऑफ शुगर इन द वाटर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। किस नियम के अनुसार समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? अकॉर्डिंग टू विच रूल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेम फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपको एवोगाड्रोस लॉ। क्या कहते हैं? एवोगाड्रोस लॉ कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं आपका, संघनन क्या है? कंडेंसेशन किसको कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। संघनन एक्चुअली होता क्या है कि आपको सीधे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, किसी वेपर का लिक्विड में ट्रांसफर होना। जैसे बादल का बरसना जो होता है ना, वाष्प से सीधे किस में आता है? वो लिक्विड में आ जाता है। तो वेपर का किस में? वाष्प का
वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहलाता है। लेकिन अगर सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड को कन्वर्ट होता है डायरेक्ट, बिना लिक्विड का डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं 69 बीपीएससी का, विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को उस रसायन के रूप में किस जानते हैं। मतलब कहने का मतलब कि किसी चीज़ में किसी चीज़ को घोल रहे हैं तो प्रति यूनिट में वो क्या कहलाता है। तो इसको इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा रुकिए। हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ ए सॉल्यूशन सॉल्वेंट नोन इज केमिस्ट्री, क्या कहते हैं इसको भाई, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि विलयन की सांद्रता कहा जाता है। 9th क्लास का एनसीईआरटी है, इस चैप्टर को सॉल्यूशन वाला ठीक से कर लीजिएगा, ठीक है। देयर इज ए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए वाटर, पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस है, किस तरह का है भाई, तो इसको हम कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि विघटन। ये लिख कुछ और रहा है और बता कुछ और रहा है, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये कह रहा है कि विघटन प्रतिक्रिया। देखिए इसमें तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो प्लस माइनस में टूटता है, अंदर डिकम्पोजिशन होगा, तो इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, डिकम्पोजिशन होगा, और इंग्लिश में क्या होगा, विघटन होगा। मैंने पढ़ाया भी था अभी कुछ देर पहले, डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब टूटता है तो इसको क्या बोलते हैं, आयन में टूटता है तो इसको हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको कि रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का क्या है एक उदाहरण है, कौन सा इसमें फिजिकल चेंज का उदाहरण है, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन इसमें दिख रहा है भाई, तो पानी का उबलना क्या है, फिजिकल चेंज का क्या है एग्जाम्पल है। लोहे में जंग लगना, लकड़ी का ये हो गया, सब किसका है, केमिकल चेंज हो जाएंगे। ठोस कपूर से कपूर वाष्प में परिवर्तन क्रिया को क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ कम्फर वेपर फ्रॉम सॉलिड कम्फर इज कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था कि सब्लिमेशन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको भाई, अपलिफेंट कहते हैं कि सब्लिमेशन भी कहा जाता है, इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ठीक है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि प्रेशर मेजर करने के लिए उसमें कुछ दिया नहीं जाता, जो भी हम एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एलपीजी के द्वारा चोक हो जाता है, ठीक है। यानी कि दिस एलपीजी गेट चॉक बाई, ऑप्शन क्या होगा, 8वां का डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए और कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा क्या होगा, कथन क्या होगा, राइट होगा, आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एवं जल का हिमांक घट जाता है। किसी चीज़ में इम्प्योरिटीज़ मिलाइएगा ना, बाय डिजॉल्विंग साल्ट इन प्योर वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीज। किसी चीज़ में अगर इम्प्योरिटीज़ मिलाइएगा तो क्या होता है, वो मिलाने से क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। तो बोल रहा है क्या, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज़ कर जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। करेक्ट। जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वाटर का क्या होता है, घट जाता है। तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों ऑप्शन क्या होंगे, इसके करेक्ट होंगे, एंड 1 और 2 इज राइट आंसर, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए, ऊपर दिए गए कथन का करेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है, चूज करना है। चलिए चूज करते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट इसका क्या होगा। कह रहा है कि क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन में से निकालने की प्रतिक्रिया। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग क्रिस्टल ऑफ ए प्योर सबस्टांसेस फ्रॉम ए सॉल्यूशन। क्या होगा, ये सही है, ठीक है। क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणु और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है। ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन इज द बॉन्ड ऑफ स्टेब्लिश बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। ये भी क्या है, सही है। ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं, क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। फिजिकल चेंज होगा, ये भी गलत है। तो 1 और 2 क्या होगा, सही होगा। 10 का बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध उदाहरण है कैसा, मिल्क किसका एग्जाम्पल है भाई, तो मिल्क किसका एग्जाम्पल है, तो ये एक तरह का कोलाइड का भी एग्जाम्पल है, कोलाइड सॉल्यूशन का भी एग्जाम्पल है और इमल्सन का भी एग्जाम्पल है। तो इसमें बी और सी क्या होगा, दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वायु क्या है, मतलब कि एयर क्या है, एयर क्या होता है, एक तरह का मिक्सचर है। एयर क्या है, एक तरह का मिक्सचर है। देखिए सिंपल सी बात है ना, जिसको फार्मूला नहीं बता सकते हैं वो मिक्सचर होता है, समझ रहे हैं मेरी बात का। चीनी पानी का फार्मूला कोई बता सकता है, चीनी पानी मिला के मैं बात कर रहा हूँ। तो मिक्सचर का कोई फार्मूला होता नहीं है। तो कभी वायु का फार्मूला आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा। वाटर का पढ़ा है ना, H2O पढ़ा है ना। तो वाटर क्या है, एक तरह का कंपाउंड है। तो कंपाउंड का फार्मूला होता है, यौगिक का फार्मूला होता है, लेकिन मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो क्या है, एक तरह का क्या है, मिक्सचर है, यानी कि मिश्रण। और 12 का सी करेक्ट होगा। आणविक ऑक्सीजन का
आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? यानी कि रिलीज ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन फ्रॉम लीव्स इन विच फिजिकल फेनोमेनन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये डिफ्यूजन होता है, यानी कि इसको विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। विषम का पता लगाइए, फाइंड द ऑड आउट। ठीक है, इसमें से कौन सा अलग है थोड़ा सा, ये कह रहा है इसको फाइंड करने के लिए। चलिए फाइंड करते हैं इसको, अलग कौन सा है। देखिए, फल का पकना, सीमेंट का सेटिंग, ये सब किसका है? फिजिकल चेंज है। लेकिन कोयले का जलना क्या है? केमिकल चेंज। जो जलता है वो केमिकल चेंज हो जाएगा, तो ये अलग है थोड़ा सा, तो सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता कौन सी नहीं है भाई? ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता भाई। केमिकल चेंज में ऊर्जा में एनर्जी में चेंजेज होते हैं। नो नेट चेंज इन एनर्जी, ये गलत है, चेंज एनर्जी में होता है। बाकी क्या होता है? टू बी इरिविजिबल, दोबारा प्राप्त नहीं होता है, सही है। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सबस्टेंस, नए पदार्थ बनते, ये भी सही है। ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला इनकरेक्ट है, बाकी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि वह प्रतिक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, इसका क्या हो जाएगा? द प्रोसेस इन विच द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपचयन कहते हैं, यानी कि रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीजन क्या होता है? घटता है, उस प्रोसेस में रिडक्शन कहते हैं। अब एक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की संख्या घटती है, द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, हमने बताया भी था, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या घटती है उसको रिडक्शन कहते हैं, जिसमें जुड़ती है उसको क्या बोलते हैं? उपचयन, या फिर क्या बोलते हैं? देखिए गलती लिखा हुआ है, ये ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच आकर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब कि दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है कि आपको सही विकल्प का क्या करना है? चुनाव करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस, लिक्विड और लौह धातु। सिंपल सी बात है भाई कि गैस में क्या होता है? गैस में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लिक्विड में नज़दीक होता है, इसीलिए गैस इधर उधर बहता रहता है। लिक्विड में थोड़ा सा नज़दीक उससे होता है, क्योंकि क्या होगा? लिक्विड थोड़ा सा सटा होता है तभी बहता है, और सॉलिड में कितना एकदम सटा सटा होता है। घटते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम में बोला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच का, तो इसके बीच का सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, उससे थोड़ा सा कम क्या होगा? लिक्विड में होगा, उसके से कम गैस में होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट, इसमें से आपको कौन सा तत्व नहीं है? तो ऑप्शन सी तत्व नहीं होगा, गैस एलिमेंट नहीं होता। धातु, अधातु, उपधातु, ये अजीब टाइप का क्वेश्चन ही दिया था, ये काफ़ी विवाद में भी रहा था। ठीक है, फाइनली क्या आंसर लिया था? शायद गैस ही लिया था। हमको थोड़ा सा कौन सा एलिमेंट नहीं है कह रहा है, तो थोड़ा सा ये लास्ट में डाउट हो गया था। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ द कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री? वही हम कह रहे थे कि लेवोजियर मत बनिएगा, सी करेक्ट होगा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए हम थोड़ा सा नीला थोथा, अनबुझा चूना, ये सब आ गया, इसकी हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। एक फार्मूला दिखाते हैं, आप सारा फार्मूला का एक लिस्टिंग बना दिए हैं। देखिए, सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा Na2CO3 × 10H2 इसका फार्मूला होता है। बेकिंग सोडा या खावा सोडा क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, CaOCl2। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4 × 1/2H2, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसको कहते हैं। इनके आधा, हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब पानी। ठीक, कैल्शियम सल्फेट को क्या कहते हैं? जिप्सम, यानी कि CaSO4 × 2H2। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CH3Cl होता है। ब्लू विट्रॉल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? ब्लू विट्रॉल को हिंदी में बोलते हैं नीला थोथा, जिसका अभी प्रश्न आपने देखा था, नीला थोथा, इसको क्या बोलते हैं? नीला थोथा, लिख लीजिएगा। नीला थोथा का कॉपर सल्फेट × 5H2 होता है। वाइट विड्रॉल यानी कि उजला थोथा, जिंक सल्फेट × 7H2 होता है। हरा कशिश किसको बोलते हैं? FeSO4 फेरस सल्फेट × 7H2 को हरा कशिश। सारा चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एप्सम साल्ट किसको बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट × 7H2 को एप्सम साल्ट बोला जाता है। ग्लाबर साल्ट किसको बोलते हैं? Na2SO4 × 10H2 को ग्लाबर साल्ट कहते हैं। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। क्विक लाइम यानी कि अनबुझा चूना किसे कहा जाता है? CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को। और स्लैक लाइम, बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है? CaOH का, OH का होल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। इतना में से आपको सारा क्या हो जाएगा? सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। आते हैं टॉपिक पे। हम लोग यही थे ना कि ब्लू पाउडर इज केमिकली, ब्लू विट्रॉल कहते हैं। नीला थोथा किसे कहते हैं भाई? तो अभी हमने इसके बारे में जिक्र किया था। नीला थोथा किसे? कॉपर सल्फेट × 5H2 को कहा जाता है। CaSO4 × 5H2।
ठीक है। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है? देखिए पूछा 67 री एग्जाम में, मेरे को याद था कि किसको स्लैक लाइम कहा जाता है। तो स्लैक लाइम किसे कहा जाता है? बुझा चूना कहा जाता है CaO को। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्लिक लाइम होगा, ये भी गलत लिखा है, CaO होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस से बुझा हुआ हो जाएगा। ठीक है, इसको स्लैक लाइम कहते हैं, इसको क्विक लाइम कहा जाता है। गलती दिया हुआ है। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? व्हाट डज लाइम वाटर बिकॉम मिल्की? किसके द्वारा होता है भाई? ये सबको आसान सा प्रश्न है और ये डिटेल में सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य अवयव है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ, यहाँ साल्ट लिखा हुआ है, सीमेंट होगा। सीमेंट के मुख्य घटक इसमें से कौन कौन से होते हैं? तो आप देखिएगा तो इसमें जिप्सम भी हो जाएगा और मुख्य घटक एक जिप्सम नहीं होगा, लगभग सबको मान लिया गया था, इसका आंसर आया ही नहीं था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पहले वाले एग्जाम का आंसर दिया नहीं गया था तो हम लोग मोर देन वन ही मानते हैं, लेकिन कई लोग जिप्सम ही इसका मानता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको चूना पत्थर वगैरह, सिलिका, मिट्टी सब लीजिएगा तो मोर देन वन सारा मेन कंपोनेंट ही माना जाता है। ठीक है, तो इसका मेरे ख्याल से ई लीजिएगा तो बेटर होगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है, द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन कार बैटरी क्या होगा? इसका 7 का ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा धुआं होता है भाई? तो ये आपका जो धुआं होता है इसको बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोने को घोला जा सकता है, तो इसका कोई आंसर निकल के सामने आया नहीं था, ये विवादित प्रश्न था। ठीक है, एक्वेरिजिया होगा। एक्वेरिजिया जो होता है किसका होता है? एक्वेरिजिया जो होता है HCl और किसका? आपका HCl और HNO3 का क्या होता है? मिक्सचर होता है, और ये रेशियो 3:1 होता है, सॉरी 3:1 होता है, यानी कि 3 पार्ट HCl का होता है, 1 पार्ट क्या होता है? HNO3 का होता है। इसको एक्वेरिजिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड में जो होगा आबंध क्रम जो होगा, बॉन्ड जो इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें चेक करिएगा बॉन्ड ऑर्डर तो क्या होगा? 3 इसका होता है। ठीक है, यूरेनियम से क्या बनता है? तो यूरेनियम से क्या बनता है आप ही बता दीजिए। पैसा बनता है, चम्मच बनता है, बिजली बनता है, तो ऑप्शन क्या होगा? 12 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? ठीक है, तो इसको 1 मिनट थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है, इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम हो सकता है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी कि 13 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट व्यापारिक नाम क्या है? यानी कि द ट्रेड नेम ऑफ अल्कलाइन बेसिक लेड कार्बोनेट। लेड कार्बोनेट को ट्रेड नेम इसका क्या है? इसको कहते हैं सफ़ेदा कहा जाता है, यानी कि हाइट लेड कहा जाता है। ठीक है, सफ़ेदा कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक होता है? तो अब निकालिएगा, इसका वेट निकालने का तरीका होता है, तो उसको आएगा आपका 15 का राइट आंसर सी वाला आ जाएगा, CO2 के 2 मोल। ठीक है, यानी कि 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस शो द टिंडल इफेक्ट? तो इसमें से कौन टिंडल इफेक्ट दिखाएगा भाई? तो इसका राइट आंसर होगा 1 से अधिक क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिल्क भी हो जाएगा और स्टार्च वाला भी हो जाएगा, तो मोर देन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग मेटल और ये ओर्स वगैरह जो चैप्टर है इसको थोड़ा सा करते हैं। करेगा द प्योरेस्ट फॉर्म इन द आयरन, लोहे का शुद्धतम रूप सबसे क्या होता है? तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है, जिसको हम लोग क्या होता है? रॉट आयरन कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? अगर इसमें हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात किया जाए तो क्या उसका? बोरॉन का होता है। बेसिकली अगर मेटल का देखा जाए तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है, मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर देने पर उगलता है, जैसे लोहा को देख लीजिए। और वही नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। ठीक है, लेकिन 2 ऐसे एलिमेंट हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेटल का लो होता है। ठीक है, गैलियम और सीजियम। गैलियम सीजियम को हाथ पे रखिएगा तो अपने आप गलने लगते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि किसको हाथ पे रखने पे गलने लगता है, तो गैलियम और सीजियम क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोरॉन करेक्ट आंसर होगा। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? द केमिकल फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूर क्या होता है? तो 3rd का करेक्ट आंसर हो जाएगा Al2O3, ऑप्शन ए हो जाएगा। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसेस क्या है? किस गैस को हम वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है,
मतलब कि लोहे के पाइप पे हम लोग कहते हैं ना जंग नहीं लगे, इसके लिए हम लोग क्या चढ़ाते हैं, तो जस्ते का क्या करते हैं, जिंक का कोटिंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपको नहीं लगने के लिए, रस्ट के लिए हम लोग आपको ग्रीस लगाते हैं, बहुत सारा उसका तरीका है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वो तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है कौन सा? द एलिमेंट विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द थ्रू ह्यूमन स्वीट आर, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है, 1 से अधिक इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फेरस मेटालिक एलिमेंट? इसमें किसमें मतलब कि लोहा नहीं होता है, तो इसमें देखिएगा तो 1 से अधिक इसमें भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1 से अधिक क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी? हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किसका होता है भाई? कौन सा इलेक्ट्रो कंडक्टिव सबसे ज़्यादा, यानी कि विद्युत का चालक सबसे अच्छा कौन सा होता है? ये सिल्वर होता है। सिल्वर और कॉपर क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। वही मरकरी की बात किया जाए, पारा और लेड की बात किया जाए, दोनों क्या होता है, बेड कंडक्टर होते हैं। हीट का भी क्या होता है, बेड कंडक्टर। एक बार हम आपको सारा दिखाएंगे कि किसका किसका क्या क्या होता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी होती है? इसमें अगर निकालिएगा तो सबसे क्या होगा, हैवीएस्ट मेटल कौन हो जाएगा एटॉमिक मास के हिसाब से? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लैटिनम हो जाएगा, ठीक है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, हमने अभी कुछ देर पहले सारा का फॉर्मूला बताया, क्या होता है, जिप्सम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो वही कह रहे हैं CuSO4 × 2H2O, या फिर यहाँ 2 लगा दीजिएगा, दोनों का मतलब यही होता है। क्या हो जाएगा, या तो CuSO4 का होल ट्वाइस और H2O लिखिए, या फिर इसको CuSO4 × ½ H2 हेमीहाइड्रेट लिखिए। ये क्या हो जाएगा, 1/2 H2O। ये क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। जिप्सम बोलेगा तब क्या होगा, ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, CuSO4 का होल 2 × H2O लिख सकता है, या फिर CuSO4 × ½ H2O, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। खनिज मिनरल क्या होता है, तो खनिज मिनरल बेसिकली क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकार्बनिक ठोस, यानी कि इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है। सबसे अधिक क्रिस्टलीय धातु कौन सी है? विच ऑफ द एलिमेंट इज मोस्ट एक्टिव मेटल, ठीक है। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्रियाशील पूछा है ना, सबसे रिएक्टिव कौन होता है, आपने देखा था ना, लिस्ट दिखाया था, पोटेशियम बन गया ना क्वेश्चन वहाँ से भी, पोटेशियम फिर सोडियम, तो इसमें सबसे अधिक क्या होता है, पोटेशियम। नहीं रहता पोटेशियम तो हमको सोडियम लेना पड़ता, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द व्हाइट मेटल? इसमें से किसे व्हाइट मेटल कहा जाता है? तो इसमें से किसी को नहीं लिया गया था, तो ई ऑप्शन आयोग के द्वारा लिया गया था। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है? तो ये क्या नोबल मेटल है, इनके बारे में दिया गया कुछ स्टेटमेंट कि उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप से पाई जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है कि नोबल मेटल्स आर फाउंड इन द प्योर फॉर्म इन द नेचर, तो पहला करेक्ट है। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। यूरेनियम एंड लेड एज द एग्जांपल ऑफ द नोबल, नहीं, ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो केवल पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए कुछ इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। मरकरी क्या होता है, सामान्य अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है, सामान्य रूम टेम्परेचर पे। इसके बारे में कुछ मेरे पास फैक्ट है, उस फैक्ट को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सारा NCERT का लाइन में लिख के लाया हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। सिल्वर एंड कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यहीं से सवाल अभी पूछा था, सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। इसकी तुलना में लेड तथा मरकरी, लेड और मरकरी क्या होता है, बेड कंडक्टर होते हैं, या फिर नॉन कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। कौन, मरकरी और लेड। अब हम बात करते हैं कि मेटल जो नॉन मेटल बेसिकली जो होते हैं, अधातु जो होते हैं, या तो सॉलिड होंगे या गैस होंगे, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो किस अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है। अब कई लोग मरकरी और ब्रोमीन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मरकरी मारे कि ब्रोमीन। अरे भाई, मरकरी जो है मेटल है, और ये पूछता है, जब पूछे कि कौन सी अधातु, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटालिक एलिमेंट इज इन लिक्विड स्टेट। अगर पूछे कि अधातु कौन सा किस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में, तो क्या होगा, ब्रोमीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो पारा पूछा, मेटल था, ठीक है। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिट द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, पूछ दिया था ना। देखिए NCERT का लाइन है, मैं लिख के सारा पॉइंट लाया हूँ, जाके देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट ये लिखा हुआ है, ठीक है, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में। अब इसमें क्या कर रहे, दोनों को अंतर दोनों में क्या है, कह रहे कि देखिए सारा सॉलिड जो होते हैं, बेसिकली कोई सॉलिड जो होता है आपको लिक्विड स्टेट में पाया नहीं जाता है, लेकिन मरकरी ऐसा मेटल है, कोई मेटल की बात कर रहा है,
मरकरी ऐसा धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब कि फिर ब्रोमीन वाला आंसर कभी कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मरकरी मारे कि ब्रोमीन मारे, दोनों लिक्विड होता है। तो याद रखिएगा, कहेगा कि कौन सा अधातु जब कहेगा, नॉन मेटल कहेगा तब ब्रोमीन होगा, अगर कहेगा कौन सा धातु तो मरकरी होगा। आयोडीन इज एन नॉन मेटल बट इन एग्जिट इज लॉस्टरस। ठीक है, अब इसके लिए क्या कह रहा है कि आयोडीन जो होता है ना एक अधातु है। अधातु में क्या होता है, अधातु को पढ़िएगा तो अधातु में किसी तरह का लस्टराइजेशन नहीं होता है, यानी कि आपको चमक नहीं होता है। लेकिन अधातु जो है एक नॉन मेटल जो है आयोडीन है, लेकिन इसमें चमक होता है। प्रश्न ऐसा पूछ सकता है, ये एनसीईआरटी का लाइन है कि किस नॉन मेटल में क्या होता है या किस में क्या होता है, नॉन मेटल में कौन लस्टरस होता है यानी कि चमकीला होता है, तो आयोडीन को आप याद रख सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट लाइन है, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अल्कलाइन मेटल्स आर सो सॉफ्ट दैट, देखिए अल्कलाइन मेटल्स आर सो सॉफ्ट दैट दे कैनॉट विथ ए नाइफ। देखिए क्या होता है कि अल्कलाइन जो मेटल होते हैं ये 3 को चाकू से हम काट सकते हैं, काफ़ी क्या होते हैं ये मुलायम होते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि किसको इसमें से चाकू से काटा जा सकता है, नाइफ से काटा जा सकता है, तो कई लोग सोडियम या पोटेशियम मार देते हैं। नहीं भाई, तीनों सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, में तीनों क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है, तीनों को ध्यान रखिएगा। जनरली मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेटल का क्या होता है, धातु का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर देंगे तब गलेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है जिसमें गैलियम और सीजियम होता है, क्योंकि गैलियम और सीजियम को हथेली पर रखने पे क्या हो जाता है, गल जाता है। चूँकि ये भी मेटल हैं, ये भी धातु हैं, इनका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, गलना नहीं चाहिए, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ही क्यों हाथ पर रखने पर गल जाते हैं। तो एक्सेप्शन है गैलियम सीजियम, इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ गए? चलिए हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को देखते हैं। हम लोग इसी प्रश्न पे थे जहाँ तक किया था, निम्न में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव, धातु की बात कर रहा है ना भाई, तो अगर इसमें ब्रोमीन भी दिया होता ना तब भी हम लोग नहीं मारते, पारा ही लेते आंसर। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि अगर इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, तो मरकरी होगा, क्योंकि क्या पूछा है यहाँ, मेटल पूछा है। अगर यहाँ नॉन मेटल पूछता और यहाँ पे मरकरी भी होता, ब्रोमीन भी होता, तो आप ब्रोमीन मारते, क्योंकि नॉन मेटल पूछ रहा है। तो मेटल पूछे तो मरकरी एट रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट, और अगर पूछे आपका नॉन मेटल तो क्या होगा, ब्रोमीन करेक्ट आंसर होगा। किस खनिज में किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, पिंच ब्लेड हो जाएगा। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो क्या होता है। देखिए ये आसान सा प्रश्न है, तांबा पे रखिएगा तो एक तरह का हरे रंग का क्या लग जाता है, उस पर जंग की तरह लग जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हेमेटाइट। ठीक है, ये PYQ है, देखिए 42वीं BPSC का भी पूछ दिया था 17वीं में। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन क्या असत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के लिए इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन है, जल में विलय होता है, ये स्टेटमेंट क्या है, ज़्यादा विलय नहीं होता है ये, इट इज मोर सॉल्युबल नहीं होता, सॉल्युबल होता है, मोर नहीं होता, हल्के पीले रंग का होता है, सही है। ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन गैस निष्कासित करता है, रिमूव्स द क्लोरीन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द डाइल्यूट एसिड, ये भी सही है। पहला क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, द मेटलर्जिकल प्रोसेस अंडर विच मेटल इज फाउंड इन द मिक्स्ड स्टेट इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है भाई, इसको प्रगलन कहा जाता है, यानी कि स्मेल्टिंग कहा जाता है। ठीक है, जस्ते से एक बर्तन पर धातु लेपन की विधि है, इन द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ए वेसल विथ जिंक, इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहा जाता है बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव, यानी कि द वेसल्स इज मेड बाय द नेगेटिव पोल ऑफ द प्योर जिंक मेड अ पॉजिटिव पोल। ये मतलब कि कहने का मतलब ये क्या करता है कि इसमें कह रहे हैं कि बर्तन के ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव से जोड़ते हैं, यानी जिंक को पॉजिटिव और बर्तन का जो ये होगा उसको नेगेटिव से जोड़ेंगे हम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। ये बड़ा कंफ्यूज किया था प्रश्न, पहले घटता है पहले बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर आयोग के द्वारा लास्ट में लिया गया था, लेकिन प्रोविजनल आंसर इसका कुछ और था, पहले घटता है फिर बढ़ता है इस टाइप का था, लेकिन लास्ट में इसको क्या किया गया, इट्स ग्रो फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, लंबे समय तक बढ़ता है, इसको लिया गया था फाइनली आंसर, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं कि जस्ते से बनता है क्या, जिंक इज़ मेड फ्रॉम, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत बैटरी यानी कि इलेक्ट्रिक बैटरी। ठीक है, Al2O3 2SiO2 2H2 निम्नलिखित में से किसका केमिकल फार्मूला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरामिक का। सेरामिक का क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर सेरामिक हो जाएगा, चीनी मिट्टी। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे भारी मेटल कौन सा है इसमें, तो ऑप्शन के हिसाब से यूरेनियम क्या हो जाएगा,
इसमें सबसे भारी होगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने में प्रयोग करते हैं। मिश्र धातु का हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि जो भी हमारे हैं इसके एलवाई से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि इसमें बोला हुआ है कि पारद धातु मिश्रण होता है, यानी कि मरकरी मेटल इज मिक्सचर ऑफ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। इट इज एल वाई कंसनट्रेटिव मरकरी। पीतल धातु एक मिश्र धातु। चलिए इसको डिटेल में थोड़ा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ डिटेल में करने के क्रम में पीतल, अगर ब्रास आपसे बोला जाए, पीतल, पीताजी, तांबा जिंक, पीताजी, ठीक है। कॉपर जिंक 70% इसमें कॉपर होता है, 30% इसमें जिंक होता है। इसमें बर्तन बनाने में प्रयोग करते हैं। कांसा यानी ब्रोंज क्या होता है, कॉपर और एसएन होता है, 90% कॉपर और 10% एसएन। बेल घंटी बनाने में प्रयोग करते हैं, इसीलिए बेल मेटल भी कहा जाता है इसको। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, ये प्रश्न पूछा, 0% सिल्वर होता है, ध्यान रखिए। तो कॉपर जिंक निकल होता है। रोल गोल्ड में कॉपर एल्युमिनियम होता है। गन मेटल में कॉपर जिंक एसएन होता है। टांग का शोल्डर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एसएन पीबी 67% एसएन होता है, 33% पीबी, ये भी पूछा गया है। अगर आपसे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेनलेस स्टील क्या होता है, फेरस, निकिल, क्रोमियम और कार्बन तो इसमें होता है, इसको क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। अगर पूछे कि इसमें क्रोमियम क्यों मिलाते हैं, कि धब्बा रहित, स्पोर्टलेस बनाने के लिए और चिकना बनाने के लिए और जंग रहित बनाने के लिए, इसमें रस्ट न लगे, इसके लिए हम क्या क्रोमियम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न जितने बनेंगे आप लोग बना लेंगे। चलिए, ब्रास यहाँ पीतल पूछा हुआ है, तो पीतल किसका होता है, तो ऑप्शन इसमें दूसरा का क्या हो जाएगा, दो का डी हो जाएगा, जस्ता तांबा, यानी कि जिंक और कॉपर क्या होगा, पीताजी, ठीक है, डी करेक्ट होगा। जस्ते से एक भार घनत्व को 2 आयतनों में लंबाई न्यूमेरिकल पीतल बनता है, तो पीतल का डेंसिटी पूछा है क्या होता है, तो उसको रटना है तो रट लीजिए, 83,000 किलोग्राम प्रति मीटर। निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ ब्रास, तो आपको पता ही है कौन हो जाएगा भाई, तंका पीतल का कौन कौन सा हो जाएगा, तो ऑलरेडी पीतल पूछा गया था, तो एक हो जाएगा तांबा। इसमें गलत दिया हुआ है, एक जिंक होना चाहिए और एक कॉपर होना चाहिए, तो जिंक एंड कॉपर हो जाएगा, ठीक है। जस्ता और तांबा ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट होगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील इसे एल वाई एंड एल वाई, किसका हो जाएगा भाई, स्टेनलेस स्टील किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका मोर देन 1 करेक्ट होगा। यानी कि इसमें अगर चेक करिएगा तो कॉपर भी होता है, क्या होता है, इसमें लोहा भी होता है, ठीक है, लोहा क्रोमियम भी होता है, और उसके बाद से कहाँ से लगे, स्टेनलेस स्टील, 4 ही ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन तो मिल ही रहा है इसमें, लोहा और क्रोमियम। हमने क्या बोलता, निकिल, क्रोमियम, आयरन, कार्बन, ठीक है। इस तो ऑप्शन में क्या है, लोहा क्रोमियम है, सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण नहीं करती है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट कोरोड, कोरोड कौन कौन नहीं होता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसको डी हो जाएगा, मोर देन 1 हम ले सकते हैं। मोर देन 1 क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें देखिएगा तो सोना भी हो जाएगा और प्लेटिनम भी हो जाएगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब हम लोग नॉन मेटल पे आते हैं। नॉन मेटल से कुछ सवाल दिए गए और कार्बन और उसके विभिन्न रूप को देखते हैं, ठीक है, कार्बन एंड देयर डिफरेंट फॉर्म्स। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है, तो इसमें से निकलने वाली गैस कौन सी है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेफाइट एंड डायमंड्स इज राइट, ठीक है। इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, तो दूसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें उनके पास एक जैसी संरचनाएं होती है, तो गलत है, कि दे आर द सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, गलत है। देयर आर हार्डनेस सेम नहीं होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। देयर आर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सेम, नहीं, ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है, हीरा नहीं होता है, ठीक है। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरती हैं। दे कैन अंडरगो सिमिलर केमिकल रिएक्शन, ये वाला क्या होगा, डी केवल सही होगा, बाकी आपका सही नहीं होगा। शुष्क बर्फ क्या होता है, ड्राई आइस, क्या ये पूछने वाला प्रश्न है क्या, सब लोग ये रटे हुए हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो सेम वही प्रश्न का आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसमें कार्बन नहीं है, तो इसमें इस दिया हुआ ऑप्शन है, इसमें से कार्बन किस में नहीं है, तो हीरा में भी कार्बन होता है, सब में होता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से सबसे हार्ड इसमें से कौन सा होता है, तो सबसे हार्ड इसमें कौन होगा, ऑप्शन के मुताबिक देखा जाए तो हीरा हार्ड होता है, ठीक है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है, तो सबको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। तो 8 का करेक्ट आंसर आप दे सकते हैं कि इसको नहीं लिया गया था आंसर इसका। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, मोनोऑक्साइड भी, लेकिन अगर अधिक आता तब हम कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते थे, इसीलिए इसको काट दिया गया, इसका डिलीट कर दिया गया था प्रश्न को। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, टू प्रोवाइड हार्डनेस ऑफ स्टील इंक्रीज
स्टील को हार्ड बनाने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ कार्बन बढ़ा देते हैं। हीरा का अप्रूव होता है। डायमंड इज ए डिफरेंट फॉर्म, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन का। ठीक है। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। सही स्टेटमेंट पूछा है कि इसमें से कौन सा सही होगा। एक से अधिक इसमें से सही लग रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए इसमें से देखा जाए तो कोई स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को तो इसमें से कोई करेक्ट नहीं है। कार्य उनकी एक चलकता समान होती है, ये भी गलत है। उनके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होते हैं, ये भी गलत है। उनके पास डिग्री होता है, ये भी। तो क्या होगा इसका, ई क्या होगा, करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है। अक्रिस्टलीय कार्बन शुद्धतम रूप होता है, तो 12 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीपक की कालिक। तो ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, करेक्ट होगा, ग्रेफाइट। ठीक है। फुलेरिन अथवा बॉक्यूबल कार्बन परमाणुओं का बना होता है। फुलेरिन बक मिश्रण जिसको कहा जाता है, तो कितने एटम का बना होता है, ये तो आसान सा प्रश्न है, सब लोग जानते हैं इसका। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा कितना हो जाएगा, 60 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। हाइड्रोजन और उसकी यौगिक हम पढ़ेंगे, तो हाइड्रोजन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि निम्न अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की चालकता होती है। थोड़ा सा पटांग टाइप का सवाल ये पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी 137 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाइड्रोजन को जलाने की से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाइएगा तो पानी बनेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। एक तत्व एक्स की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है कि आउटर ऑर्बिट में किसी में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाएगा तो ये क्या बना लेगा भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा XH4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसका चला जाता है उसके पास। ठीक है। अगला प्रश्न है। भारी पानी वह है पानी है जो, यानी कि हैवी वाटर किसे कहते हैं। तो हैवी वाटर उसे कहा जाता है जो क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठीक है। इन विच आइसोटोप टेक द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, आपको भी पता है नाइट्रोजन 78% होता है, तो सबसे अधिक क्या होगा, यही होगा। आर्गन क्या होता है, 0.93% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03003% होता है। 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, वाटर गैस किसे कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। वाटर गैस किसे कहते हैं, CO और H2 को क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। ब्रोमीन होती है, क्या होता है ब्रोमीन भाई, तो ब्रोमीन क्या होता है, लाल लिक्विड होता है, रेड लिक्विड होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तैरने के तालाब में, तैरने में मनुष्य में कौन सा, क्या कह रहा है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा में चली जाती है, त्वचा जल जाती है। तो क्यों ऐसा होता है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, क्लोरीन के कारण। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि कांच की बोतल में क्योंकि अभिक्रिया कर जाता है। किससे रिएक्शन कर लेता है भाई, ये रिएक्शन करता है कांच के सिलिकॉन ऑक्साइड से, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका डी क्या होगा, करेक्ट होगा, डी होगा, सी पे टिक लगा है। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार क्या होता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। व्हाट इज़ द शेप ऑफ सल्फर हाइड्रो ऑक्साइड हाइड्रोफ्लोराइड मॉलिक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अष्टफलकी, यानी कि ऑक्टाहेड्रल होता है, ये बी ऑक्टाहेड्रल होता है। हास्य गैस किसे, लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से हंसने वाली गैस कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है, तो वायु में रेडॉन नहीं पाया जाता, बाकी नियॉन, हीलियम, आर्गन सब पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एसिड बेस साल्ट से निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। चलिए हम अब एसिड बेस साल्ट को डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ से फिक्स है कि 2-3 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, चाहे बीपीएससी PCS में हो गया, चाहे TRE वाले में हो गया। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाए तो प्रश्न फंसने की संभावनाएँ ना हो। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इंडिकेटर से। इंडिकेटर से सवाल पूछा गया, इसीलिए हम लोग इंडिकेटर को पढ़ते हैं थोड़ा सा।
ठीक है। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी कि हम लोग जो बनाते हैं उसको सिंथेटिक बोलते हैं और खुद प्रकृति द्वारा जो दिया गया है उसको नेचुरल बोला जाता है। ठीक है। तो लिटमस जो होता है, जिसको जो लाइकेन से बनता है, इसका कलर बैगनी होता है, ये किसका होता है? नेचुरल इंडिकेटर। तो ये टीआरई में पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इंडिकेटर। तो लाइक ये लिटमस जो होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है। हल्दी जिसको टर्मरिक कहते हैं ये भी क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये सारा एनसीईआरटी का है, ध्यान रखिएगा। लाल पत्ता गोभी जिसको रेड कैबेज लीव्स कहते हैं ये भी क्या होता है? नेचुरल होता है। हाइड्रोजिनिया हो गया, पिटूनिया हो गया या जेरानियम हो गया, इसके रंगीन जो फूल होते हैं जिसको इसकी पंखुड़ी जो होती है, फूल की पंखुड़ी जो तीनों की होती है, हाइड्रोजेनिया, पिटूनिया एवं जेरानिया, इसके जो पेटल्स होते हैं इसको भी हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स के रूप में यूज़ करते हैं। आपको सिंथेटिक इंडिकेटर याद रखना है 2। कौन कौन सा? एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनॉल्फथिलीन। तो कहीं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इंडिकेटर्स, उसमें कोई इसमें से एक ऑप्शन डाल देगा कि इनमें में से कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है, आपको इसी में से लेना होगा। 2 याद रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल्फथिलीन। ठीक है। पीएच स्केल की खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। और पीएच स्केल क्या करता है? एसिडिक और बेसिक का क्या करता है? बताता है कि कौन एसिड है कौन बेस है। टोटल स्केल में 0 से लेकर 14 तक इंडिकेटर्स होते हैं, बीच में 7 होता है, इधर से 1 2 3 होता है। 7 न्यूट्रल यानी कि उदासीन कहते हैं, 0 को न्यूट्रल या उदासीन कहते हैं। अगर जितना इधर जाइएगा एसिडिटी बढ़ेगी, यानी कि 1 पीएच वैल्यू है तो बहुत ज़्यादा एसिड होगा, 2 इससे कम होगा, इससे कम होगा। ठीक है। यानी इधर से इधर जाइएगा तो एसिडिटी कमती जाएगी और इधर से इधर बढ़ेगा, बेस बढ़ेगा। ठीक है। तो सबसे अधिक बेसिक कौन होगा? 14 वाला होगा। ठीक है। तो ये सबको ध्यान रखिएगा। 7 से ज़्यादा वाला बेसिक हो जाता है, 7 से कम वाला एसिड होता है, 0 7 वाला क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगर जो लिटमस जो है ब्लू को रेड कर दे रहा है, यानी कि नीला रेड हो जा रहा है, लाल हो जा रहा है, तो एसिड होगा। रेड ब्लू हो जा रहा है, बेस होगा। डिजॉल्व इन वाटर बेस अल्कलाइन। याद रखिएगा क्षार और क्षारक में अंतर है। क्षारक बेस उसको कहते हैं जो लिक्विड में क्या होता है? सॉल्युबल होता है, घुल जाता है। तो कहा जाता है हिंदी में कि द्रव में विलय क्षारक को क्षार कहते हैं, पानी में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, यानी कि डिजॉल्व इन वाटर बेस इज अल्कली। ठीक है। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको ध्यान रखिए। पीएच वैल्यू की बात करते हैं, इसमें एनसीईआरटी के पीएच वैल्यू मैं लिख के लाया हूँ, कोई भी डाउट यहाँ नहीं होगा। तो देखिए जठर रस, इसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, इसका 1.2 होता है। जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू 1.2 होता है। लेमन का होता है, नींबू रस का होता है, लेमन जूस का होता है 2.2 होता है। शुद्ध जल वाटर, प्योर वाटर का 7 होता है, यहीं से सवाल डायरेक्ट पूछा गया था। ब्लड का 7.4 होता है, ये भी एनसीईआरटी का है। और आंसू टीयर का इसका भी 7.4 होता है, अलग से मैंने इसको लिखा है, एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है। लार जो होता है इसका भी अलग से मैंने लिखा है, 6.5 से लेकर 7.4 के बीच में होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एनसीईआरटी का है, 10 होता है। तो पूछा जा सकता है जितना एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है। वही सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का क्या होता है? इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, इसका 14 होता है। तो पूछा जा सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? 14 होता है। दूध का, मिल्क का 6.4 होता है, मूत्र का 6 होता है, या फिर 6 कुछ भी कई जगह होता है। शराब वाइन का 2.8 होता है। सिरका का क्या होता है? 2.4 होता है। समुद्री जल का 8.4 होता है। अगर पूछा जाए एसिड रेन होता है, अम्लीय वर्षा होती है, तो पीएच वैल्यू 5.6 से कम होना चाहिए। 5.6 से अगर पीएच वैल्यू कम होगा तो एसिडिक रेन होगा। और दांतों का क्षय, टूथ डिकेट कब होगा? जब 5.5 से हमारे दांतों का, मुंह का पीएच जो होगा 5.5 से कम होगा। तो ठीक है। सॉइल जो होता है उसका कि पीएच वैल्यू कितना माना जाता है? स्टैंडर्ड 6 से 7 माना जाता है, 6 से 7 होना चाहिए बढ़िया सॉइल के लिए। ठीक है। उसमें अच्छे खासे फसल होंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, बहुत कंसेप्चुअल है, इसको थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लीजिए मेरे भाई, नहीं तो पछताना पड़ जाएगा आपको, ये कहीं नहीं मिलेगा। एकदम डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया और सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट करा दे रहा हूँ। देखिए एसिड जो है मेटल से रिएक्शन करता है ना, तो क्या बनाता है? यानी कि कोई अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करेगा तो नमक साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि किसी एसिड का अगर मेटल से, किसी अम्ल का अगर धातु से रिएक्शन कराते हैं तो नमक बनता है और कौन सी गैस निकलती है? साल्ट बनता है, लवण बनता है, और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा। यहाँ देखिए ना, एसिड मैंने ले लिया HCl, एक मेटल ले लिया सोडियम, रिएक्शन कराते तो NaCl बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये रिएक्शन याद रखिएगा तो आपका बन जाएगा। एक रिएक्शन होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि उदासीनीकरण। इससे बार बार बीपीएससी सवाल पूछता है, किसी बेस को, किसी क्षारक को अगर एसिड से रिएक्शन कराते हैं और साल्ट यानी कि लवण बनता है और जल निकलता है उसमें से, तो इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या हमने कहा? किसी बेस यानी क्षारक को किसी एसिड से रिएक्शन कराते हैं और साल्ट और वाटर बनता है, लवण और जल बनता है, इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है।
यानी कि NaOH हम मान लेते हैं एक बेस है, एसिड क्या हो जाएगा HCl, रिएक्शन कराते हैं तो NaCl बन जाता है जो एक तरह का साल्ट है और वाटर निकलता है। ठीक है, अब एक और इसमें से कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा कि किसी मेटल के कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब कार्बन CO2 हो गया और बाइकार्बोनेट्स मतलब HCO3 हो गया। ठीक है, तो किसी भी मेटल के कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स का रिएक्शन अगर कराइएगा किसी मेटल से, किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का किसी मेटल से रिएक्शन कराइएगा, किसी एसिड से रिएक्शन कराइएगा, किसी मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का रिएक्शन किसी एसिड से कराइएगा, तो हरदम क्या होगा, इसको याद रखिएगा, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका रिएक्शन अगर हम किसी एसिड से कराते हैं तो साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और जल बनेगा, वाटर बनेगा। क्या हमने कहा, किसी मेटल कार्बोनेट्स का, अगर कार्बोनेट करेगा तब भी यही होगा, किसी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं अगर एसिड से तब भी क्या होगा, साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, वाटर बनेगा। अगर मेटल कार्बोनेट का भी रिएक्शन, हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड से तो साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और वाटर बनेगा। देख लीजिए यहाँ नीचे एग्जांपल मैंने दिया है कि यहाँ हमने कार्बोनेट का रिएक्शन कराया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी एसिड से कराया है, किसी कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट, मेटल है ना सोडियम, इसका कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन हमने किसी एसिड से कराया, क्या बनेगा भाई, रूल के अकॉर्डिंग साल्ट बनेगा, 2NaCl साल्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, हाइड्रोजन यानी कि जल बना। ठीक है, किसी मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल मतलब सोडियम, बाई मतलब HCO3, मेटल बाइकार्बोनेट का भी रिएक्शन अगर किसी एसिड से कराइएगा तब भी साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, गैस निकलेगा। इसको याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये डीप कंसेप्ट है, यहाँ फंस जाइएगा अगर पूछ दिया तो। ठीक है, नोट याद रखिएगा, मेटालिक जो ऑक्साइड होते हैं यानी धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, किसी भी धातु का ऑक्साइड जैसे CaO, ये धातु है ना ऑक्साइड, इसका ये किस नेचर के होते हैं, ये धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं यानी कि बेसिक इन नेचर होते हैं। वहीं अधातु जो होते हैं यानी कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होते हैं, अम्लीय एसिडिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर एंड मेटालिक ऑक्साइड इन बेसिक इन नेचर, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये सारा पॉइंट थोड़ा सा हम लोग सारा पॉइंट तो देख लिए, मुझे लग रहा है कि सारा कुछ हमने जितना था लगभग इसने कर लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे निम्न में से किसका pH वैल्यू 7 होगा। तो भाई pH वैल्यू उसी का 7 होगा जो क्या होगा, उदासीन होगा यानी न्यूट्रल होगा। अभी हमने बताया था कि न्यूट्रल कौन कौन होगा, कोई डाउट है क्या? तो इसमें उदासीन कौन होगा, प्योर वाटर जो होगा इसका भी उदासीन विलयन जो होगा यानी कि प्योर वाटर एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन दोनों क्या होगा, मोर देन 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका pH विलयन pH जो मान 7 से अधिक है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज ए pH वैल्यू मोर देन 7। इसमें 7 से अधिक किसका होगा भाई, अरे भाई जो बेस होगा नेचर में उसी का ना होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि अल्कलाइन जो नेचर में होगा। पानी का pH वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घोल का pH 3 से 6 बदल गया यानी कि H आयन की सांद्रता क्या होगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। देखिए किसी हाइड्रोनियम आयन जिसको कहते हैं, हाइड्रोजन आयन जो होगा ना एसिडिटी बढ़ने के साथ बढ़ता है, तो कह रहा है 3 से 6 हो गया। अरे भाई 3 से 6 हो गया यानी कि वो क्या हो रहा है, इसका pH वैल्यू बढ़ रहा है यानी कि एसिडिटी घट रही है, तो इसको निकालिएगा तो ये 10 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड गुणधर्म में क्या होते हैं, जो 3rd एंड 4th ग्रुप्स होता है उसके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, किस नेचर के होते हैं, तो ये बेसिक एंड एसिडिक होते हैं। ठीक है, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुबिडियम क्लोराइड। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं कि किस धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं। ये में उन्हें उभयधार्मिक यानी कि एम्फोटेरिक कहते हैं। उभयधार्मिक ऑक्साइड का उदाहरण है कौन सा इसमें से एम्फोटेरिक है, ये पूछ रहा है। तो एम्फोटेरिक है ना एसिडिक शो करता है ना बेसिक शो करता है, उसको हम लोग एम्फोटेरिक कहते हैं। तो Al2O3 और CuO दोनों क्या है, एम्फोटेरिक का एग्जाम्पल है। 1 मिनट रुकिए, तो ये तो गलत हो रहा है। Al2O3 और ZNO यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक इसको कहा जाता है। इसको दोनों को याद कर लीजिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी। ठीक है, अम्ल धातु कार्बोनेट से प्रतिक्रिया करके बनाता आता है ना भाई, आ गया ना, वही प्रश्न आ गया जो अभी हम आपको बताया। कोई भी एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ, मैंने कहा कि मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कोई एसिड क्या बनाता है भाई, साल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है और
वाटर बनता है। उस हिसाब से इसका अगर आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। अगर इसमें H2 अगर होता तो मोर देन 1 हम लेते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है यहाँ पर। अगर हाइड्रोजन H2O भी होता, अगर साल्ट भी होता तो सबको हमको लेना पड़ता। यहाँ क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए 68वें में पूछा गया, एकदम हूबहू NCERT से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई है, उनमें से एक में आशुद्ध जल है, आशुद्ध जल मतलब कंसनट्रेटेड डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं इसको, और अन्य 2 में से एक अम्लीय विलयन है और दूसरा में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा? भाई रेड जो होगा ब्लू हो रहा है, तो रेड ब्लू किस कंडीशन में होता है आपको नहीं पता है, जहाँ क्षार होगा वहाँ होगा, यानी कि अल्कली में होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं है, लिटमस केवल H3O+ आयन की सांद्रता में रंग बदलता है। ठीक है, इस तरह का कोई आयन बनता ही नहीं है। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में। कह रहे कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध होते हैं उसको क्या कहते हैं? चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसकी बात कर लेते हैं। एक तो एल्केन कहते हैं, CnH2n+2, इसको क्या कहा था भाई, एल्केन कहा जाता है। ठीक है, ये एल्केन हो गया। दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एल्केन में मीथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये क्रम से चलता है, इतना आपको पता होगा। दूसरों को अल्काइन कहा जाता है, क्या कहते हैं भाई, एल्काइन। और एल्काइन का आपसे फार्मूला पूछा जाए तो यहाँ CnH2n+2 था, वहाँ CnH2n हो जाता है, यानी कि वो वहाँ होता है मिथाइन, इथाइन, ऐसे करके चलता है तो अल्काइन हो जाता है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा एक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, ये बोलते हैं एल्कीन बोलते हैं। अब एल्कीन का फार्मूला आपसे पूछ दिया जाए कि एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, तो इसका क्या होता है, CnH2n-2 हो जाता है। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर दूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। एल्केन, एल्केन क्या होता है, CnH2n+2 एल्केन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है जिसको एल्कीन कहा जाता है, तो एल्कीन में CnH2n हो जाता है, और तीसरा एल्काइन CnH2n-2 हो जाता है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजीन में क्या होता है, तो 3 पाई बॉन्ड होते हैं और 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए आते हैं फिर से, आप अपने प्रश्नों को थोड़ा सा देखते हैं और इसको डिस्कशन करते हैं। प्रश्न क्या था इसको पढ़िएगा। इसमें कह रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 परमाणु द्विबंध होते हैं, तो डबल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड वाला में क्या हो जाता है भाई, एल्कीन हो जाता है। ठीक है, एल्कीन। अगर ट्रिपल होगा तो अल्काइन, एल्केन में सिंगल वाला, ठीक है, तो एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, एसेंशियल चीज़ सभी के लिए क्या होता है, कार्बन ही होता है। ऑप्शन क्या होगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, कह रहे हैं कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें, केरोसिन में। अगले प्रश्न पर आते हैं, सिगरेट लाइटर में किसका प्रयोग किया था, मुख्य रूप से ब्यूटेन का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिए, कई लोग गलती कर लेते हैं, इसमें मुख्य घटक कोई नहीं है। यानी कि सबसे पहले बात किया जाए तो जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है, उसके बाद से किसका होता है, CO2 का, फिर मीथेन का होता है। तो सबसे ज़्यादा जलवाष्प का होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं था, इसको रट लीजिए। ठीक है, कई लोग CO2 मार देंगे। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक 2 बार 64वें में पूछा है, 65वें में पूछा है, दोनों में क्या होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। बायोगैस निम्न में से किसका प्रमुख अवयव होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? तो बायोगैस मीथेन ही हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होते हैं, तो मैंने कहा कि 12 सिग्मा और 3 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोयले का उपयोग होता है, तो कोयले का उपयोग कहाँ होता है, जलाने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्कोहल में आते, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, कैसे भाई? तो इसको परिवर्तित किया जा सकता है मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? व्हाट इज द प्रोडक्ट बाई फर्मेंटेशन ऑफ शुगर? तो क्या बनेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। बहुलक, यानी कि हम लोग पॉलीमर पे आ जाते हैं और पॉलीमर को थोड़ा सा देखते हैं। चलिए इसमें देखिएगा, तो कह रहे हैं कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? नेचुरल जो रबर होता है वो किसका पॉलीमर होता है, ये सबको पता है, आइसोप्रीन का होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन हो जाएगा, ये कोई जानने वाला प्रश्न नहीं है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक बहुलक का है? यानी कि टेफ्लॉन इज ए पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेट्रा
फ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन को क्या कहते हैं, देखिए नॉन स्टिक जो कढ़ाई होता है जिसमें नहीं होता बर्तन में चपकने वाला नहीं हो, जैसे कुकर अंदर बनता है प्लेन वाला आजकल आ रहा है, इसको टेफ्लॉन कहते हैं। इसका नेम क्या है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन इसका नेम है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ध्यान रखिएगा। बैकेलाइट में निम्नलिखित में किसके संघनन से बनता है, बैकेलाइट इज फॉर्म बाई कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो बैकेलाइट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बैकेलाइट के लिए हम लोग करते हैं फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमको थोड़ा सा मैचिंग करना है, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा तो एस्पार्टम जो होता है इसका 3 हो जाएगा। कृत्रिम आर्टिफिशियल क्या होता है, स्वीटनेस आता है, मतलब कि शुगर वगैरह जिसको होता है उसको मीठा करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। फ्रेयान जो होता है ये क्या होता है, फ्रेयान संश्लेषित रबर है, यानी कि सिंथेटिक रबर होता है, ठीक है। फ्रेयान जो होगा, एक मिनट रुके ना, एक मिनट, फ्रेयान जो होगा प्रशीतक होगा, क्या होगा, प्रशीतक होगा, यानी कि रेफ्रिजरेंट होगा, ठीक है। और बात करें कि नियोप्रीन क्या होगा, तो आइसोप्रीन का बहुलक हो जाएगा। तो नियोप्रीन जो होगा संश्लेषित रबर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, ठीक है। 3 का 4, ये 4 हो गया, 1 हो गया, एक बचा अब कौन सा, बेनाड्रिल। बेनाड्रिल किसका होगा, प्रति हिस्टोमिक हो जाएगी, यानी कि इसका दूसरा हो जाएगा, यानी कि इस हिसाब से सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। एक बार इसको ठीक से देख लीजिए। बुलेट प्रूफ जो जैकेट हम लोग पहनते हैं उसमें किसका प्रयोग किया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न, थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। तो इसको हम लोग प्रयोग करते हैं केवलर का, किसका, केवलर का। HMX का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि HMX का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि केवल पहला सही है। ऑर्गेनिक एसिड पूछा है, फलों को ज़बरदस्ती पकाने में, फलों को ज़बरदस्ती पकाने में हम लोग किसका, एथिलीन का प्रयोग करते हैं। सब कोई जानता है नींबू खट्टा किसके कारण होता है भाई, तो नींबू का खट्टा होने के कारण क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। नींबू हो गया, संतरा हो गया, नींबू संतरा में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। आपको टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। अचार वगैरह में क्या होता है, अचार वगैरह में एसिटिक एसिड होता है। खट्टा जो हमारा दूध होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। आपको कहा जाए कि अंगूर में या फिर इमली में टार्टरिक एसिड होता है। आपका डंग जो मारता है, नेटाल का पौधा हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि जो चींटी जो काटती है उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, इसको मेथोनिक एसिड भी कहा जाता है। तो ये सारा याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक एसिड। अब इसको बोला गया है कि HOOCCOOH का किसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। बी क्या होगा, कहाँ चला गया, बी, ऑक्जेलिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिडिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, तो ये समान किसके होता है, तो सिरका के समान होता है, ठीक है। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों का कौन सा विस्फोट प्रयोग किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लूटोनियम प्रयोग किया था हम लोग, ठीक है। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर चमकदार लाल रंग निकलता है। जो पटाखा फोड़ते हैं तो किसके कारण लाल रंग निकलता है, तो स्ट्रोंसियम के कारण ये होता है, सबको पता है। विस्फोटक जो होता है नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है क्या है, तो नाइट्रोग्लिसरीन एक तरह का क्या है आपका, राइट आंसर हो जाएगा इसका, एक तरह का क्या है, ईस्टर है ये, ठीक है। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईंधन सेल हो जाएगा, यानी कि फ्यूल सेल हो जाएगा, ठीक है। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, सब कोई जानता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम अभी बोले सिरका, अचार, इसमें सब में एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, एसिटिक एसिड हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, यानी कि लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस, LPG का प्रमुख घटक कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक मान सकते हैं हम लोग कि ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, तो क्या होगा, मोर देन 1 हो जाएगा। बेसिकली ज़्यादा ब्यूटेन ही होता है। घरेलू ईंधन में प्रयुक्त होने वाला LPG मुख्यतः क्या होता है, ब्यूटेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेट्रोल तथा डीजल अधूरे जलने से उत्पन्न होता है क्या, अगर पेट्रोल और डीजल अधूरा जले तो क्या उत्पन्न होता है इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसीलिए तो गाड़ियों से निकलता है। पेट्रोल की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ पेट्रोल किस में एक्सपोज किया जाता है, तो इसको हम लोग एक्सपोज करते हैं किसमें, ऑक्टेन नंबर में, ठीक है, ठीक है। वही डीजल की हम लोग सीटेन नंबर में, ठीक है। निम्नलिखित में किसका ऑक्टेन संख्या 0 होता है, ऑक्टेन नंबर 0 किसका होता है, तो इसमें किसी दिए गए का ऑक्टेन संख्या क्या होता है, 0 नहीं होता है, ठीक है। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल प्रयोग किया जाता है, तो जो स्वचालित कारें होती हैं उसमें से कौन सा, तो ये हो जाएगा पेट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन का सत्य कथन का चयन करना है।
तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा ये कह रहा है। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार किया जाता है, लेकिन रेशम की तरह क्या होता है, चमकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। खाद्य संरक्षण पोषण। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन किए हैं, PYQ में भी है, हाइड्रोजन। ठीक है, आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है भाई? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट रुकिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो जो हमारा खाने का नमक होता है वो HCl बनता है किससे? तो कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार से। याद रखिएगा, मजबूत अम्ल, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऑप्शन 3 का क्या हो जाएगा? बी क्या होगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ट्राइग्लिसरीन क्या है? तो ट्राइग्लिसरीन एक तरह का क्या है? तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, एक तरह का फैट है, सी हो जाएगा। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त तो कृत्रिम स्ट्रेनर जो होता है जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रालोस। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु को परिरक्षण हेतु प्रयोग करते हैं? तो इसका सबको पता है, सोडियम बेंजोएट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी, सोडियम बेंजोएट भी हो जाएगा, और सोडियम क्लोराइड का भी प्रयोग करते हैं। तो अगर मोर देन वन ऑप्शन अगर रहता है इसमें, तो मोर देन ऑप्शन हम लोग यूज़ कर सकते थे, लेकिन सबसे अधिक यूज़ करते हैं हम सोडियम बेंजोएट को। लेकिन यहाँ हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि सोडियम क्लोराइड भी हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब लेकिन देखिएगा, तो सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो सोडियम क्लोराइड को ही यहाँ लेना, सोडियम बेंजोएट को लेना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। लेकिन मोर देन वन रहता तो सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि नमक वगैरह लगा के हम लोग अचार वगैरह परिरक्षित करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसमें प्रयोग की जाने वाली गैस को हम लोग कहते हैं मीथेन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम में क्या बनता है? यानी कि कार्बोहाइड्रेट जब डिकम्पोज होता है तो लास्ट में क्या बनता है? तो इसका लास्ट जो प्रोडक्ट होता है ये बनता है ग्लूकोज, यानी कि सी करेक्ट होगा। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज के द्वारा। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र सबको पता है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C6H12O6। ठीक है, मच्छर भगाने की वाली दवाओं में सक्रिय रूप से क्या हम लोग यूज़ करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, एलिथ्रीन। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं कि इसमें एक दिया हुआ है कुट, और इसको क्या कर रहा है हम लोग को मैच कर रहा है। चलिए इसको मैच करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैचिंग करते हैं, उस हिसाब से हमारा हो जाएगा। त्वचा कैंसर किससे होता है? अल्ट्रावायलेट से होता है, तो पराबैंगनी किरण बी हो जाएगा। तो ए का 2 एक ही जगह है, और उस हिसाब से देखा जाए तो ध्वनि प्रदूषण जो होगा आपका ये डेसिबल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग की बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी होगा। एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है भाई? तो एंटीबायोटिक इसमें से पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक का उदाहरण है, और इसके अलावा एस्पिरिन जो है, क्लोरोक्वीन जो है, पैरासीटामोल जो है, ये लोग उदाहरण नहीं है। तो दिए गए विकल्प में अगर बात किया जाए तो एंटीबायोटिक क्या है? एक आपका पेनिसिलिन भी है, बाकी एस्पिरिन जो हो गया या फिर पैरासीटामोल जो हो गया, इसको पीड़कनाशक या ज्वरनाशक औषधि भी कहते हैं। ठीक है, और क्लोरीन जो होता है मलेरिया रोधी होता है, यानी कि एंटी मलेरियल ये क्या है? औषधि है। एंटीबायोटिक्स वाला हो गया क्वेश्चन। चलिए अगले पे चलते हैं। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, न कि जिंक की। क्यों ऐसा किया जाता है भाई? तो इसलिए किया जाता है कि जिंक जो होता है टीन की तुलना में क्या होता है? अधिक रिएक्टिव होता है। ठीक है, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर अधिक उपयोगी होता है? तो इसका हो जाएगा आणविक लक्ष्य, यानी कि मॉलिकुलर टारगेटिंग। ये 11th क्लास के NCERT से पूछा गया, बायो से। 100% शुद्ध एथेनॉल को कहा जाता है क्या? तो इसको कहा जाता है पूर्ण शराब, यानी कि प्योर अल्कोहल। हरित रासायनिक यानी कि ग्रीन केमिस्ट्री शब्द किससे तात्पर्य है? ये पूछा गया BA के एग्ज़ाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही होगा? देखिए, एक तो आपका हो जाएगा, इसमें देखिएगा, तो खतरनाक रासायनिक के उपयोग को कम करने रासायनिक यौगिकों का संश्लेषण, ये हो जाएगा। और एक हो जाएगा वह प्रक्रिया जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं का नकारात्मक प्रभाव। तो मोर देन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अपमार्जक डिटर्जेंट पे आते हैं हम लोग। कपड़े साफ
करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट जो होते हैं क्या होते हैं, सल्फोनेट होते हैं। ठीक है, साबुन ग्रीस को हटाता है। साबुन ग्रीस को किस तरह से हटाता है भाई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बाई इमल्सिफिकेशन, यानी कि पाइशीकरण के द्वारा। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है, तो ये क्या है, एक तरह का शोधक अभिकर्मक है, यानी कि प्यूरिफिकेंट एजेंट है। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो इसमें साबुन बनाने में प्रयोग होता है वनस्पति तेल, यानी कि क्या हो जाएगा, शॉप, ये करेक्ट आंसर होगा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, ठीक है, इसको डिटेल में थोड़ा सा कर लेते हैं कि किसी अगर वाटर को अगर बॉयल्ड करते हैं और उसका हार्डनेस ख़त्म नहीं होता है तो उसको ही कहा जाता है क्या, अस्थायी कठोरता कहा जाता है। समझ रहे हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी क्या बोलते हैं हम लोग, कठोरता के नाम से जानते हैं, यानी कि परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। अब सवाल ये पूछता है कि अगर उबालने से नहीं दूर होता था कैसे हम लोग, अच्छा ये पूछता है कि किसके कारण ये होता है। ठीक है, परमानेंट जो हार्डनेस होता है वाटर का, उसका बेसिकली रीज़न जो होता है वो क्या होता है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, किसमें, इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं या सल्फेट होते हैं या नाइट्राइट होते हैं। देखिए मैंने कहा कि जल का जो परमानेंट, वाटर का जो परमानेंट यानी अस्थायी कठोरता होता है, उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, सल्फेट होते हैं या क्लोराइड होते हैं या नाइट्रेट होते हैं, सल्फेट होते हैं, क्लोराइड होते हैं या नाइट्रेट होते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसमें जो परमानेंट नहीं होते, अस्थायी कठोरता जो होती है वो किसके कारण होती है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम, यहाँ भी कैल्शियम मैग्नीशियम था परमानेंट वाले में भी, लेकिन इसमें क्या था, सल्फेट, क्लोराइड या नाइट्रेट। ठीक है, और उसमें क्या होता है, वहाँ पे भी कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, लेकिन उसके क्या होते हैं, वो उसके बाइकार्बोनेट्स होने के कारण होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा एग्जाम में। और देखने में लग रहा है लेकिन घाव काफ़ी गंभीर करता है। तो इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, तो किसके कारण होता है भाई, कैल्शियम मैग्नीशियम का क्लोराइड या सल्फेट या नाइट्रेट भी होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यूरिया में उपस्थित क्या क्या होता है, तो यूरिया में सारा उपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CHNO। ठीक है, फैराडे स्थिरांक क्या होता है, यानी कि फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, तो फैराडे कांस्टेंट को हम लोग कह सकते हैं कि ये सार्वभौमिक स्थिरांक होता है, यानी कि क्या होता है, इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, अगले प्रश्न पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैडमियम इज राइट आंसर। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक जो होता है कौन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो इसमें से कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। तभी तो हम प्रयोग करते हैं ना अग्निशामक में बाइकार्बोनेट के साथ। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, किसने कहा था भाई, तो इनका नाम था आइंस्टीन ने। ठीक है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फ़िल्टर पेपर प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड साथ में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो अगर बात किया जाए एसिडिक रेन में, तो एसिड रेन में जो होता है दोनों होते हैं। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर H2SO4 भी होता है, HNO3 भी होता है, लेकिन अगर मात्रा पूछा जाए किसकी ज़्यादा होती है तो H2SO4 की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। H2NO2 के जाने के कारण क्या बन जाता है, इसे HNO3 बन जाता है, HNO3 और इसे H2SO4 बन जाता है। एसिडिक रेन होती है, क्या होती है भाई, क्यों होती है, अम्ल वर्षा होती है, तो इसको क्या किया गया था, प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था क्योंकि कई रीजन्स इसके हो सकते थे। ठीक है, अम्ल वर्षा के घटक क्या होते हैं, यानी कंपोनेंट इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो वही हो गया डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों होगा। मिश्रण के में विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ का अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं कि एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स जो होता है तो ये क्या होता है, तो ये होता है आपका अननोन, अज्ञात होता है। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव में ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है, एक से अधिक हो जाएगा भाई, कि इसका भी योगदान, इसका भी योगदान, सबका योगदान होता है। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जल शुष्क यानी कि डेसिकेंट हो जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक होता है, क्यों खतरनाक होता है भाई, क्योंकि
CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। CO कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया दर को धीमा कर देता है? तो इसमें धीमा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोई इसमें धीमा नहीं करता, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं, इस सेशन को ख़त्म करते हैं। सारा हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। और कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा, ज़रूर हमको बताइएगा सेशन कैसा लगा, और अपनी प्रतिक्रिया आपको ज़रूर देना है कि कैसा हमारा सेशन लगा और क्या एक्सप्लेनेशन सही लगा कि नहीं। अगला जो हमारा वीडियो होगा बायोलॉजी का होगा। तो सब लोग सेशन को लाइक करिए, अगर अच्छा लगा तब चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं लगा तो मत करिएगा।